तो पेपर में ऐसा थोड़ी है तुम सवाल सामने है, तुम वेट करोगे कब ये आएंगे प्रयोग निकल के, कब हमें दिएगा, कब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आपको तो सिंपल समझना है भाई। हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं केमिकल काइनेटिक मींस रासायनिक बलगतिकी का सेकंड लेक्चर। क्या करेंगे आज हम इस चैप्टर को कंप्लीटली खत्म कर देंगे। जितने भी इसके कॉन्सेप्ट हैं सबको टोटल हम आज कर देंगे, और कल क्या करेंगे, कल फिर नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे इसके न्यूमेरिकल्स को। तो क्या किया करो, आप कॉन्सेप्ट को अच्छे से पढ़ा करो, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में भी क्या होता है, एवरी ईयर इससे 1 से 2 क्वेश्चन आते ही आते। तो ध्यान से करना है इसको, क्योंकि 2 क्वेश्चन तो मिनिमम आते हैं, 3 भी आ जाते हैं। तो इसके कॉन्सेप्ट को अच्छे से पढ़ना है। चैप्टर में ज्यादा कॉन्सेप्ट नहीं है, जितने भी हैं लेकिन उन्हें परफेक्ट तरीके से पढ़ना है, क्योंकि वहां से क्या बनते हैं, न्यूमेरिकल भी बनते हैं। तो जहां से हमने एंड किया था वहां से स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। क्या था, देखो क्या है, जस्ट हमारी कल वाली क्लास का क्या हो जाएगा, ओवरव्यू भी हो जाएगा, और ये नेक्स्ट क्लास से कनेक्ट भी हो जाएगी। ठीक, करें स्टार्ट। अब देखो क्या है, हमने कहाँ छोड़ा था उसको, हमने छोड़ा था भाई इसको अब देखो, अब करना क्या है, कॉन्सेप्टों को ना एक बार जस्ट मैं रिवाइज करा दूंगा, जिससे क्या होगा, कॉरिलेशन बन जाएगा, कॉरिलेशन बन जाएगा उससे। यहां से देखो यहाँ पे, अब यहां से क्या होगा, इस पूरे चैप्टर का हम ओवरव्यू ले लेंगे इससे, क्योंकि ये आपको पता है मोस्टली किस पे डिपेंड है पूरा चैप्टर, दर समीकरण पे। दर समीकरण ये ना, तो क्या होगा, अब हम स्टार्ट करने वाले हैं, कल का कनेक्ट कर ले, पहले कल के लेक्चर को कनेक्ट कर ले, ठीक है। अब देखो क्या होगा वहां पे, अब हम देखने वाले हैं क्या, इसका हमने जो पढ़ा था कल पढ़ा था, ध्यान से समझना इसको। क्या था, हमने 2 टाइप की रिएक्शन पढ़ी थी। एक क्या पढ़ी थी, सिंगल स्टेप रिएक्शन, सिंगल स्टेप रिएक्शन, या उसे बोलते हैं क्या, प्राइमरी रिएक्शन मींस प्राथमिक अभिक्रिया। क्या बोलते हैं इसको, प्राथमिक अभिक्रिया मींस प्राइमरी रिएक्शन, या इसको बोलते हैं क्या, सिंगल स्टेप रिएक्शन, सिंगल स्टेप रिएक्शन। आपको पता है सिंगल स्टेप रिएक्शन है, प्राथमिक अभिक्रिया क्या होती है, जो जस्ट एक ही स्टेप में होती है। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या है, ए प्लस बी एंड इससे बना सी प्लस डी। बात समझ आ रही है, क्या किया इसने, एक स्टेप लिया और अभिक्रिया क्या हो गई, रिएक्शन फिनिश हो गई। ज्यादा स्टेप नहीं, बस सिंगल स्टेप रिएक्शन का मीन्स ये होता है कि एक स्टेप में रिएक्शन फिनिश हो जाती है। एक क्या होता है, एक होती है हमारी कॉम्प्लेक्स, जो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होती है, जटिल अभिक्रिया, जिसमें बहुत सारे स्टेप होते हैं। कैसे होते हैं, बहुत सारे स्टेप होते हैं, तो उसको बोलते हैं हम कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, हिंदी में बोलते हैं जटिल। शॉर्ट में लिख रहा हूं, मैं बोल तो रहा हूं ना, जटिल अभिक्रिया मीन्स कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। अब ये ऐसा नहीं होगी, ये बहुत सारे स्टेपों में होती है। बहुत सारे स्टेप मीन्स ऐसे मान लो कि हमारा कोई ए बी है, तो उससे पता चला कि सी बना, फिर सी का यूज करके कोई डी और ई बना, और इनका यूज करके कुछ नेक्स्ट एफ बना। तो इसका मीन्स देखो, इसमें क्या है, बहुत सारे स्टेप है। तो ये होती है मल्टी स्टेप रिएक्शन, जिसमें बहुत सारे स्टेप होते हैं। एक होती है सिंगल स्टेप रिएक्शन, जिसमें ओनली क्या होता है, एक ही स्टेप में हो जाती है। तो दर समीकरण हम दोनों का निकालते हैं। दर समीकरण क्या करते हैं, हम दोनों का निकालते हैं। अब देखो दोनों में डिफरेंट क्या होगा, यहाँ पे समझने वाले। अब यहाँ पे क्या होगा, देखो मैंने बताया था दर समीकरण, इस यहाँ पे चैप्टर में मेनली तो दर समीकरण ही है ना। दर समीकरण मीन्स हमें जो है यहाँ पे क्या देखना है, अभिक्रिया की दर समीकरण या वेग नियम, 2 तरह से बोल सकते हैं इसको। तो क्या बोल सकते हैं, रेट इक्वेशन बोल सकते हैं या रेट लॉ बोल सकते हैं। अब क्या होता है, हमने देखा था कि यहाँ पे जो होते हैं, ये यहाँ पे जो होते हैं इनको क्या बोलते हैं,
रस समीकरण मितीय गुणांक, इसको यही तो बोलते हैं। मैंने आपको बताया था सिंगल लैंग्वेज में आप जब इक्वेशन करते हो तो आपको पता है सिंगल लैंग्वेज में हम इनको बोलते हैं मोलों की संख्या। जब रिएक्शन करते हो ना, मोलों की संख्या आगे जो नंबर लिखे होते हैं। लेकिन अगर यहाँ पे चैप्टर के अकॉर्डिंग देखें तो इनको क्या बोलते हैं, रस समीकरण मितीय गुणांक। कोई दिक्कत, बस आगे नंबर लिखे होंगे। अब क्या होता है, सिंगल स्टेप रिएक्शन का जो रेट ऑफ रिएक्शन निकालते हैं, दर समीकरण निकालते हैं, वो बिल्कुल सिंपल होता है। दर समीकरण इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या होगा आपको पता है, कांस्टेंट आ जाएगा इसका, और यहाँ पे जो भी है ए है तो क्या लिखा हमने, कोष्टक दिखाता है मोलर सांद्रता को, मोलरता को, मोलारिटी को, और यहाँ पे क्या लिखा हमने, बी लिखा। डिफरेंस समझ में, देखो यहाँ पे क्या है, और यहाँ पे जो भी है ये, यहाँ पे ए और बी आ गया, ए बी आ गया। सिंगल स्टेप के लिए जो ये रस समीकरण मितीय गुणांक होते हैं, यहाँ पे उन्हीं का यूज हो जाता है। कौन सी रिएक्शन के लिए, सिंगल स्टेप रिएक्शन के लिए। कुछ नहीं करना आपको, ये उठाना है, यही करना है, कोई दिक्कत नहीं, बन गया। अब आता है हमारी मल्टी स्टेप रिएक्शन जो होती है, उसके लिए हम रस समीकरण मितीय गुणांक का यूज नहीं करते। जैसे मान लो टीचर है और टीचर को क्या करना है, बहुत इसे डिटेल में करना है, डिटेल का मतलब फालतू की डिटेल में करना है, तो वो बोलेंगे कि इनका मान प्रयोगों से आता है, फिर प्रयोगों से आता है, प्रयोगों से आने के बाद यहाँ पे ये लगाते हैं, ऐसा लगाते हैं। तो सिंपल में हम समझ लेंगे कि जो सिंगल स्टेप रिएक्शन होती है उसके जो ये गुणांक होते हैं वही होते हैं, ये इक्वल जाते हैं। लेकिन मल्टी स्टेप रिएक्शन जो होते हैं उसके ये रस समीकरण मितीय गुणांक नहीं होते, उसकी जो वैल्यू आती है वो प्रयोगों से आती है। जैसे यहाँ पे मान लो ए है और यहाँ पे बी है, तो इसका अगर आपको रेट ऑफ रिएक्शन लिखना है तो आपको ऐसे नहीं लिख सकते इसका कि ए की पावर कितना, ए और बी की पावर बी, ऐसे नहीं लिखोगे इसका। यहाँ पे ए और बी की वैल्यू नहीं लगाएंगे, इसकी जो वैल्यू आएगी वो हम प्रैक्टिकली आएगी, हम प्रैक्टिकल से देखेंगे तो हम इसको एक्स और वाई लिख देते हैं, एक्स और वाई लिख देते हैं। क्लियर है ना। इसी चीज को कितना भी मिला दो, मिक्स कर दो, बच्चे को और समझ नहीं आता। सिंपल सी बात है, दर समीकरण निकालने के दो स्टेप हैं, एक तो सिंगल स्टेप के लिए यहाँ पे जो गुणांक होते हैं उन्हीं का यूज करके दर समीकरण निकल जाता है, बात खत्म। मल्टी स्टेप में क्या होता है, यहाँ पे प्रयोगों से आता है। अब हमारे दिमाग में आता है, जब हम पढ़ते थे हमें भी टेंशन हुई थी कि हमें पढ़ाया था इस तरह से कि आते हैं प्रयोग से आते हैं, तो टेंशन तो ये थी कि होगा क्या, कहाँ से आएंगे प्रयोग से। तो पेपर में ऐसा थोड़ी है तुम सवाल सामने है, तुम वेट करोगे कब ये आएंगे प्रयोग निकल के, कब हमें दिएगा, कब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आपको तो सिंपल समझना भाई, अगर हमारी सिंगल स्टेप रिएक्शन है तो सीधी बात हम वही यूज करके लगा देंगे, और अगर मल्टी स्टेप रिएक्शन होगी तो हम क्या लेके थोड़े आएंगे, हम उसने उसे में दिए होंगे, उसने क्या किए होंगे, उसमें दिए होंगे। कोई दिक्कत, यहां तक तो क्लियर है ना। आप देखो यहां तक कोई दिक्कत नहीं ना। तो सीधी सी बात है, अगर प्रयोगिक वैल्यू होगी, प्रैक्टिकली वैल्यू होगी तो आपको देगा ना। क्वेश्चन में अगर प्रैक्टिकल से कोई वैल्यू आएगी तो आपको टेंशन नहीं लेनी है, वो देगा, और नहीं देगा तो सीधी बात है आपको यूज करना, बात खत्म। इसमें टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी। आप देखो यहाँ तक तो क्लियर है। सिंगल स्टेप मल्टी स्टेप के लिए क्या होता है, यहाँ पे जो गुणांक होते हैं उन्हीं को यूज कर लेते हैं, वहां पे प्रैक्टिकली निकाले जाते हैं, और पेपर में ऐसा नहीं कि आप प्रयोग करके लेके जाएंगे और प्रैक्टिकल करके देखेंगे, वहां पे निकाल के देखेंगे कितना आ रहा है, वो आपको देगा क्वेश्चन में, तो आपको टेंशन नहीं लेनी है। नहीं होगी तो आप इससे निकाल लेंगे, वरना वो देगा। अब यहाँ पे देखो चैप्टर पूरे का पूरा इसी पे तो डिपेंड है अपना, इसी पे डिपेंड है। अब यहाँ पे देखो फिर पढ़ा था हमने कोटि, क्या पढ़ा था, कोटि। कोटि में क्या पढ़ा था, चाहे तो वो क्या है, चाहे तो हमारी सिंगल स्टेप रिएक्शन है, चाहे मल्टी स्टेप रिएक्शन है, तो क्या करते हैं, इनकी जो पावर आती है इनका ऐड कर देते हैं, वही क्या आ जाता है अभिक्रिया की कोटि आ जाता है। पढ़ा था ना। अब इसका आप सोचोगे कि भाई इसका कोटि कैसे निकालेंगे, तो इसका कोटि वो देगा आपको कि किस तरह से किस पे क्या डिपेंड करता है। दोनों का क्लियर है। कोटि पढ़ा था, कोटि में क्या किया था, जो दर समीकरण था हमारा, जो रेट इक्वेशन था, उसमें जो यहाँ पे जो कंसंट्रेशन थी रिएक्टेंट की, उनकी जो पावर थी उसको ऐड कर दिया था। ऐसे तो किया था आपने, कोटि मींस ऑर्डर क्या किया था आपने, ए प्लस बी कर दिया था, ए प्लस बी। अब तो समझ गए ना ए प्लस बी क्यों कर रहे हैं, क्योंकि सिंगल स्टेप के लिए होता ही है, बात करता हूं, ठीक है।
और यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे अगर आपको ऑर्डर निकालना है तो x प्लस वाई करना पड़ेगा। यहाँ तक किसी को दिक्कत? कोटि निकाल ली थी हमने, फिर कोटि पड़ी थी शून्य कोटि की अभिक्रिया, प्रथम कोटि की अभिक्रिया, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया पड़ी थी ना। आप देखो प्रथम कोटि में क्या है, एक बार तभी तो मैं एकदम जोड़ के पढ़ा रही हूँ, आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए इससे। प्रथम कोटि की पड़ी थी, शून्य कोटि की पड़ी थी, एग्जाम्पल कर लिए थे। आप देखो कोटि तो पढ़ा दी थी मैंने, क्या होता है यहाँ पे जो हमारा रेट ऑफ रिएक्शन है, इसमें जो हमारे रिएक्टेंट है इनकी जो पावर का ऐड है उसे क्या बोलते हैं हम, अभिक्रिया की कोटि बोलते हैं। अगर अब आ जाओ सिंगल कोटि पे, अभिक्रिया की कोटि यही था, यही पढ़ा था हमने कल, किसे कहते हैं, देखो 10 समीकरण में क्या होगा, अभिकारकों की सांद्रता की जो घातों का योग आएगा, जो घाते लगा रहे हैं हम, कैसे लगा रहे हैं वो क्लियर हो गया, तो उनका ऐड कर देंगे वो कोटि आएगा। क्लियर है। फिर हमने पढ़ा था शून्य कोटि की अभिक्रिया, शून्य कोटि की अभिक्रिया। अब शून्य कोटि की अभिक्रिया को एक बार में देखो, इन क्वेश्चनों को रिवाइज इसलिए करा रहे हो, ये पेपर में आते हैं, बोर्ड के पेपर में आते हैं, हो सकता है कि आपको कोई दिक्कत कर दो, इसमें गलत कर दो, तो इसलिए। अब आपको पता है शून्य कोटि की अभिक्रिया है, तो इसको लिखने का एक तरीका और बता रही हूँ मैं कि शून्य कोटि की अभिक्रिया है, तो आपको तो ये तो क्लियर है कि कोटि अगर जीरो है तो इसकी जो दर समीकरण होगा उसमें जो कंसंट्रेशन की पावर होगी वो जीरो आनी चाहिए, जीरो आनी चाहिए ना। लिखने का एक तरीका और बताता हूं मैं, जैसे यहाँ पे क्या होगा, शून्य कोटि है तो सीधी सी बात है, यहाँ पे जब रेट ऑफ रिएक्शन निकालोगे आप, इसका रेट ऑफ रिएक्शन निकालोगे, जैसे मान लो आपने ए से बी बनाया, क्या बनाया, ए से बी बनाया। अब ए से बी बनाने के बाद क्या होगा, यहाँ पे आप इसकी कंसंट्रेशन लगोगे, तो इसकी फाइनली कंसंट्रेशन की जो पावर है कितनी आनी चाहिए, जीरो आनी चाहिए, तो इसकी पावर कितनी हो गई, जीरो। तो यही क्या हो गई, शून्य कोटि की अभिक्रिया। तो देखो इसे दो तरह से लिख सकते हैं। आपको पता है दर किस पे डिपेंड करती है, अभिकारक के रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन की पावर पे डिपेंड करती है ना। आपको पता है जो चीज फॉर्मूले में है उस पर तो डिपेंड करेगा वो, यहाँ पे दर है, अभिकारक की कंसंट्रेशन है, उसकी पावर है, तो डिपेंड करेगा ना। अब कितनी पे करेगा, खुद सोचो, जितनी होगी इतनी पे तो करेगा ना। अब किसी रिएक्शन में एक है तो एक पे करेगा, किसी रिएक्शन में दो है तो दो पे करेगा, किसी में तीन है तो तीन पे करेगा। तो सीधी सी बात है, हमें पता है फॉर्मूले में जो होते हैं एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं। तो यहाँ पे हमने देखा है कि इसकी जो दर है किस पे डिपेंड करेगी, अभिकारक की सांद्रता पे भी डिपेंड करेगी, क्योंकि सांद्रता ही फॉर्मूले में है, इसकी पावर पे भी डिपेंड करेगी। अब शून्य कोटि बना कैसे, आपको पता है, यहाँ पे देखो रेट ऑफ रिएक्शन अभिक्रिया की दर अभिकारक की कितनी पावर पे डिपेंड कर रही है, जीरो पे। तो हम लिख सकते हैं ना, साफ साफ हमें दिख रहा है कि वह अभिक्रिया जिसकी दर अभिकारक की जीरो घात पर निर्भर करती है, अरे जितनी होगी इतने पे तो निर्भर करेगी, जीरो घात पे निर्भर करती है, क्या कहलाती है, शून्य कोटि की। दूसरी हमने तो समझ लिया, दूसरी लैंग्वेज हम ये भी तो लिख सकते हैं कि वह अभिक्रिया जिसकी दर समीकरण में अभिकारकों की जो पावर है उसका योग कितना होता है, शून्य होता है। आप बात को ऐसे घुमा दो या ऐसे घुमा दो, हमारा तो कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो हम ये भी लिख सकते हैं किसके टर्म्स में, कि दर घात पे किस तरह से डिपेंड करती है, और हम ये भी बता सकते हैं कि दर समीकरण में ओवरऑल पावर इसकी कितनी है, जितनी आएगी इतनी कोटि आएगी। दोनों तरीके के लिए लिख सकते हो ना। कैसे लिख सकते हो, तो ये लिख सकते हो कि अभिक्रिया की दर देखो किस पे डिपेंड कर रही है, भाई यहाँ पे इसकी अभिकारक की सांद्रता जीरो है, तो ये किस पे डिपेंड करेगी, जीरो पे करेगी। तो हम लिख देंगे शून्य कोटि की अभिक्रिया में दर अभिकारक की शून्य घात पर निर्भर करती है। दूसरा क्या लिख सकते हो कि वह अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया की दर में अभिकारकों की घातों का घातें जो होंगी वो कितनी होंगी, शून्य होंगी, शून्य कोटि की। एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिया था, कोई दिक्कत, एग्जाम्पल कल इसका तो बता दिया था ना। आप देखो मैंने इसलिए और रिवाइज कराया, प्रथम कोटि के इनके एग्जाम्पल नहीं बताए थे मैंने। आप देखो यहाँ पे आप प्रथम कोटि की बात करें तो प्रथम कोटि की बात करेंगे तो सीधी सी बात है, मान लो ए से बी बना, ए से क्या बना, बी बना, फिर एग्जांपल से भी दिखाऊंगा। ए से बी बना तो आप क्या लिखोगे, इसका रेट ऑफ रिएक्शन लिखोगे इस तरह से के, और यहाँ पे पावर कितनी आएगी, 1। तो देखो यहाँ पे अभिक्रिया का जो रेट ऑफ रिएक्शन दर है वो अभिकारक की कितनी पावर पे डिपेंड करेगा, मैंने बोल दिया ना, अबे जितनी होगी इतनी पे तो डिपेंड करेगा। यहाँ पे दर है, अभिकारक की पावर कितनी है, 1, तो 1 पे डिपेंड करेगा ना। अगर अभिकारक इसकी रेट ऑफ रिएक्शन इसकी 1 पावर पे डिपेंड करती है तो कोटि कितनी, 1। यहाँ पे ये भी तो लिख सकते हो कि वह अभिक्रिया जिसकी दर समीकरण में अभिकारकों की कोटि का योग कितना आएगा, 1।
दोनों तरीके से आप लिख सकते हो। बताओ किसी को कोई डाउट नहीं ना? अब किसी का भी लिख सकते हो, बताओ मुझे, किसी का लिख सकते हो, दिक्कत किसी को? आप इसका एग्जाम्पल कर रहे हैं, एग्जाम्पल देखो क्या है, विद एग्जाम्पल मांगता है वो। हमारे पास है H2O2 है, H2O2 है, यहाँ पे हमने बना दिया H2O प्लस 1/O2। ये अगर रिएक्शन करनी नहीं आती तो ये तो आप सीखोगे ऑर्गेनिक में, इस पर ध्यान मत देना। आप देखो रेट ऑफ रिएक्शन निकालो आप इसका, तो दर क्या आएगी, दर इज इक्वल टू के, और आपको पता है इसे क्या लिख दोगे। अब मैंने बोला था ना, बोला था कि कहीं पे तो ये जो यहाँ पे लिखा होगा वो ही आ जाएगा, सिंगल स्टेप रिएक्शन होगी, कहीं पे जो लिखा है वो नहीं आएगा। फॉर एग्जाम्पल देखो, दोनों के एग्जाम्पल भी क्लियर करेंगे साथ साथ। देखो शून्य कोटि में क्या था, इसका एग्जाम्पल है H2 प्लस Cl2, ये कराया था, ये कराया था, दूसरा कराया था, तो क्या बना था हमारा 2HCl बना था। तो इसकी दर क्या आई थी, इसकी दर जो यहाँ पे रिएक्टेंट है उनकी पावर कितनी आई थी, 0 आई थी ना रिएक्टेंट की पावर। तो सीधी सी बात है, यहाँ पे होनी कितनी चाहिए थी, अगर हम रस समीकरण में गुणांक के अकॉर्डिंग देखते तो कितनी होनी चाहिए, 0। तो 0 है, यहाँ पे दिख रही है 2, लेकिन रियल में प्रैक्टिकली कितनी है, 0। इसका मतलब ये कॉम्प्लिकेटिव रिएक्शन है ना, कॉम्प्लिकेटिव मतलब मल्टी स्टेप रिएक्शन है। वरना अगर जो यहाँ पे वही यहाँ पे तो समझ जाओ सिंगल स्टेप रिएक्शन है, और जो चेंज है तो मल्टी स्टेप। अब ये किसकी मल्टी स्टेप का एग्जांपल समझ आ गया। आगे देखो, अब कर रहे हैं प्रथम कोटि फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर में देखो क्या लिख रहे हो आप, H2O2, इसकी पावर कितनी आ गई, जो यहाँ पे लगी है इतनी पावर आ गई। अब ये किसका यूज कर लिया हमने, जो यहाँ पे गुणांक है, तो ये कैसी रिएक्शन हो गई, सिंगल स्टेप रिएक्शन। इसीलिए बताया था मैंने, यहाँ पे दिक्कत ना करो। तो मल्टी स्टेप के लिए इसके रस समीकरण मितीय गुणांक जो होते हैं वो यूज हो जाते हैं, और मल्टी स्टेप के लिए यूज नहीं होते, वो अलग से आते हैं। अब इसकी डेफिनेशन कैसे लिखोगे, देखो एग्जांपल समझ आ गया। दो डेफिनेशन है, देखो यहाँ पे ये दर है, जितनी पावर होगी उतने पे डिपेंड करेगी ना, कितनी पावर है यहाँ पे 1, तो इसकी दर अभिकारक की सांद्रता की 1 पावर पे डिपेंड करेगी ना, जो होगा उतने पे करेगी। तो लिख सकते हो कि वह अभिक्रिया जिसकी दर अभिकारक की प्रथम घात पर सिंगल पावर पे क्या होती है, निर्भर करती है, ये डिपेंड करती है, उसे प्रथम कोटि कैसे कहते हैं। या दूसरा ये भी तो बोल सकते हो ना, वह अभिक्रिया जिसकी रेट ऑफ रिएक्शन में दर समीकरण में अभिकारकों की सांद्रता की जो घातें हैं उनका योग 1 होगा। अब थर्ड, अब आप लिख सकते हो। अब यहाँ पे हमारा कॉम्बिनेशन बन गया, चैप्टर का कॉम्बिनेशन बन गया। अगला पढ़े, अब पढ़े अगला, किसी को दिक्कत। आप देखो इसे जोड़ना जरूरी था, इसमें थोड़े डाउट भी हो सकते हैं तुमको। सबके एग्जाम्पल आप याद करके जाएंगे और शायद आपको पता होगा। अब देखो यहाँ पे हम कहाँ पे थे, फिर थे हमें निकालना था वेग स्थिरांक का यूनिट निकालना था। किसका निकालना था, वेग स्थिरांक की इकाई। अब समझ आ जाएगा एकदम। देखो वेग स्थिरांक की इकाई निकाल ली, किसी का यूनिट निकाला। आप कोई सी भी रिएक्शन के लिए निकालते हो, आप प्रथम कोटि के लिए निकाल सकते हो, आप जीरो कोटि के लिए निकाल सकते हो, आप किसी के भी लिए निकाल सकते हो। अब देखो इसी फॉर्मूले से निकाल देंगे। हमने माना कि यहाँ पे कोई रिएक्शन हो रही है, कोई रिएक्शन हो रही है ए से बी, समझ रहे हैं यहाँ पे ध्यान से, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछ लेता है कि प्रथम कोटि की रिएक्शन क्या होता है, कि उसका जो यूनिट होता है तो क्या रहता है उसका। यहाँ पे क्या अपना वेग स्थिरांक मतलब रेट कांस्टेंट क्या होगा, जैसे मान लो इसका हम रेट ऑफ रिएक्शन निकालें, रेट ऑफ रिएक्शन निकालें मतलब दर निकालें, तो क्या लिखोगे आप। हमने माना कि इसकी जो दर है वो कितनी है, a की पावर n है, कितनी है, ये n पावर, ये n कोटि की रिएक्शन है, n ऑर्डर की रिएक्शन है। आपने फर्स्ट पढ़ लिया, सेकंड पढ़ लिया, ध्यान रखना कोटि 0 to अनंत इंफिनिटी तक जा सकती है। कोटि कितनी हो सकती है, 0 भी हो सकती है और 0 से इंफिनिटी हो सकती है, लेकिन नेगेटिव कभी भी नहीं होती, टोटल नेगेटिव नहीं होती। ऐसा हो सकता है कि दो पे डिपेंड करता है, तो एक की नेगेटिव है दूसरे की पॉजिटिव है, ओवरऑल पॉजिटिव आएगी।
एक की हो सकती है नेगेटिव, ओवरऑल नहीं होती। तो ये पता हो गया, 0 to इन्फिनिटी तक फाइनल हो सकती है। तो सी बात मान लिया हमने, इनकी एन कोटी है। अब हम निकाल लेंगे यूनिट किसका, के का निकाल लो। फिजिक्स में क्या सिखाया था, जिसका यूनिट निकाल लो, जो दूसरे है ना उनकी जगह उसका यूनिट लिख दो, आपका यूनिट निकल आएगा। हमें निकालना है के का यूनिट, ध्यान से समझना, फिर देखो लगा के 1 मिनट में किसी का भी यूनिट निकाल सकते हो आप, प्रथम कोटि का, 0 कोटि का, बिग स्ट्रेंथ किसी का भी। अब यहाँ पे आपको पता है दर है, दर को कैसे लिखते हो, रेट को, आप रेट को क्या आपने रेट को ऐसे लिखा था, dx अपॉन dt की टर्म्स में भी लिखा था आपने, आप चाहो तो डेल्टा की टर्म्स में लिख दो, इससे कोई भी अंतर नहीं पड़ता, क्योंकि डी ई एफ जी ये कोई भी इफेक्ट नहीं डालते, बस हमें तो इसका क्या लगाना है, यूनिट लगाना है। अब आप क्या होगा, ए कहां पे आ जाएगा बोलना, नीचे नहीं आ जाएगा, एन की पावर क्या आ जाएगा, क्योंकि जिसका यूनिट निकाला उसे जस्ट वन साइड कर लेते, कर लिया। आपको पता है जहां जो भी है उसकी जगह उसका यूनिट लगा दो, फिजिक्स में सिखाया था ना। आपको पता है एक्स क्या है, एक्स से समझ नहीं आ रहा, सी तो समझते हो, लो इसको ऐसे लिख लो सी, अब तो ठीक है, सी अपॉन डी टी। सी क्या है अपना, सी क्या है, सी है आपको पता है, मैंने बोला था इस कोष्ठक का यूज जो होता है वो होता है मोलरता के लिए। तो सी क्या है यहाँ पे, मोलरता, तो आपको इसकी जगह मोलरता का यूनिट लगाना पड़ेगा। मोलरता का यूनिट क्या होता है, मोल पर लीटर, क्या होता है, मोल पर लीटर होता है, इसकी जगह इसका यूनिट आ गया। यूनिट निकालने का सबसे सिंपल फंडा, उसकी जगह उसका यूनिट रख दो, फाइनली यूनिट निकल आएगा। सी का यूनिट सी की जगह टी, टी का यूनिट क्या होता है, सेकंड, और आपको पता है मल्टीप्लाई में ये भी क्या है, कोष्टक जिसको भी दिखाता है वो मोलरता मोलरिटी को दिखाता है, तो इसका भी क्या होगा, मोल पर लीटर, क्लियर। लेकिन इसकी पावर कितनी जाएगी, मैंने कितनी बार बताया है, जितनी पावर उसकी रहेगी उसके यूनिट की भी पावर इतनी रहेगी। अब देखो, अब आपको लमसम पता है, अप्रोक्स मान लो यहाँ पे वन, बिल्कुल सिंपल वाले बच्चों वाले डिवाइड करेंगे, आपको पता है ये टर्म्स कहाँ पे पहुंचेगा। अब इसको अलग ऐसे भी तो लिख सकते हैं, m अपॉन एल की पावर n है, तो क्या आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, m की पावर n अपॉन एल की पावर n, लिख सकते हो ना, इतने तो बच्चे नहीं है तुम, हो गया। अब आपको पता है यहाँ पे क्या होगा, l की पावर n है यहाँ पे, तो ये 4 स्टेप कहाँ पे पहुंचेगा, कहाँ पहुंचेगा, क्या ऊपर पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा, पक्का, पक्का ऊपर पहुंचेगा ना ये 4 स्टेप। यहाँ पे देखो ये s कहाँ पे पहुंचेगा, s सेकंड में पहुंचेगा, और m की पावर कितना हो जाएगा, n हो जाएगा। ये ऐसा फॉर्मूला निकल के आ रहा है जो किसी की भी कोटि का आप निकाल सकते हो। अब आपको पता है l कहाँ पे जाएगा, l की पावर 1, जिसकी पावर कुछ नहीं 1, इसकी पावर कुछ नहीं 1, जिसकी पावर कुछ नहीं होती 1 होती है ना सबकी पावर, और डिवाइड भी 1 होता है। अब आपको पता है m, ये हमारे पास क्या है m, और ये m की पावर n, ऊपर जाएगा तो n की पावर क्या हो जाएगा, माइनस, माइनस हो जाएगा, तो क्या करेंगे हम, ये और माइनस n फाइनली जोड़ोगे तो कितना आएगा, आपको पता है ना पावर जुड़ती है तो प्लस माइनस, तो n माइनस 1 माइनस n, तो m की पावर क्या हो गया, 1 माइनस n हो गया। आप s को, आप क्या होगा, n अपना m हो गया ना। अब देखो l, ऊपर l की पावर क्या है n, नीचे है 1, जाएगी माइनस हो जाएगी, तो जब इसी तरह से करोगे आप ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा, l की पावर n माइनस 1, और s पे तो सिंगल ही है, ये तो n माइनस 1 इज इक्वल टू k। इससे किसी भी रिएक्शन, कोई भी कोटि की रिएक्शन उससे निकाल सकते हो। जैसे मान लो आपने को शून्य कोटि के लिए रखना है, शून्य कोटि के लिए, तो शून्य कोटि के लिए जीरो ऑर्डर की रिएक्शन के लिए n कितना आता है, याद करो, 0, n क्या है, ये नंबर है, ऑर्डर, ऑर्डर नंबर है, ये रिएक्शन किस ऑर्डर की है, तो जीरो कोटि के लिए क्या आएगा, जीरो ऑर्डर की रिएक्शन के लिए 0 आएगा, आप यहाँ पे 0 रखोगे, यहाँ पे क्या रखोगे 0, तो m है, इसकी पावर क्या है 1, और माइनस करना आपको n, n का मतलब n की जगह 0 आ गया। यहाँ पे देखो l, l n की जगह कितना आ गया 0 माइनस 1, और s माइनस 1 इज इक्वल टू k। जब आप 1 में से 0 लेस करोगे तो कितना आएगा, कितना आएगा, 0 ही आएगा। समझ तो आ रहा है, दिक्कत किसी को।
यहाँ पे कितना हो जाएगा, जीरो लेस करोगे तो 1 ही बचेगा ना, और यहाँ पे देखो जीरो में से -1 करोगे तो -1 बचेगा, और s -1 देखो किसके लिए आ गया, जीरो ऑर्डर की रिएक्शन के लिए। फिर फर्स्ट ऑर्डर की आएगा तो n बराबर कितना रख दोगे, फर्स्ट, सेकंड के लिए सेकंड, और थर्ड के लिए थर्ड। तो वेग स्थिरांक शायद आप डिफाइन कर सकते हैं, बस आपको ये वाला फॉर्मूला याद होना चाहिए। याद होने से बेहतर है कि आपको निकालना आना चाहिए, क्योंकि बाई चांस भूल गए तो आप निकाल तो भी लोगे। तो ये याद होना चाहिए। आगे चले, यहां तक किसी को दिक्कत नहीं ना। अब आगे चलते, अब आगे क्या था अपना, था ये तो पढ़ लिया था हमने, और इसकी रेट वेट देख ली और यूनिट यूनिट देख ली। अब आता है वेग स्थिरांक। वेग स्थिरांक जो था ये हमारा, ये क्या है, क्या ये रेट कांस्टेंट ही तो है ना। अरे रेट कांस्टेंट की तो बात ही चल कर रहे हैं अपने, के जो लग रहा था यहाँ पे, जैसे इक्वेशन लिख रहे थे यहाँ पे इस तरह से लिख रहे थे, दैट इज इक्वल टू के, और कुछ भी था यहाँ पे, कोई भी था जो भी था, हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई में इसको लिख दिया था, ऐसे ही था ना। तो यहाँ पे क्या होता है, ये रेट कांस्टेंट ही तो होता है, रेट कांस्टेंट ही तो होता है, मींस वेग स्थिरांक, वेग स्थिरांक ही है ना। अब वेग स्थिरांक का एक चीज तो हमने डिफाइन कर ली। अब वेग स्थिरांक की कभी कभी जो होता है रेट कांस्टेंट की थ्योरी भी पूछ लेता है, तो थ्योरी कैसे निकालोगे, थ्योरी आप कैसे निकालोगे देखें। चलो अब देखते हैं इसकी थ्योरी कैसे निकालते हैं। वेग स्थिरांक क्या होता है, रेट कांस्टेंट। अब मान लो कोई भी आपके पास है, अब तुम रेट ऑफ रिएक्शन लिखूंगा दिक्कत नहीं आनी चाहिए, रेट ऑफ रिएक्शन लिखूंगा दिक्कत नहीं आनी चाहिए। हमने क्या बोला भाई, हमने बनाया कुछ भी बना लो, एबीसी कुछ भी, कितने भी ले लो आप, तो मानो एबीसी जितने भी है, अभी कोई दिक्कत ही नहीं आएगी, कितने भी बने कितने भी लिए कोई दिक्कत नहीं है ना। आपको क्या पता है, आपको पता है यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन आप निकालोगे तो यहाँ पे के लगाना पड़ेगा, और यहाँ पे जितने भी हैं आप क्या कर दो, उनको मल्टीप्लाई में लिखते जाओगे। ऐसे निकालते हैं रेट ऑफ रिएक्शन का इक्वेशन, निकालते हो ना। अब उसके बाद क्या होगा, हम इसकी थ्योरी देना चाहते हैं, क्या लिखना चाह रहे हैं हम इसकी थ्योरी लिखना चाह रहे हैं। आपने 1 करके याद करो, 1 था, 1 करके निकालते हैं थ्योरी। अगर मैं इनकी सांद्रताओं को, कंसंट्रेशन को, सबकी जितने भी अभिकर्मक है, चाहे वो 1000 है, लाख, कितने भी हैं, सबकी कंसंट्रेशन कितनी कर दूं, 1 कर दूं। जब सबकी कंसंट्रेशन 1 करूंगा तो यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन दर जो आएगा, तो आप क्या करोगे, 1 1 कितने भी 1 कर दो, क्या आएगा फाइनली 1 ही आएगा ना। तो क्या हो जाएगा, दर इज इक्वल टू के। अब आपको पता है, अगर आपने अभिकारकों की मींस रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन 1 ले ली, कितनी ले ली, अभिकारकों की कंसंट्रेशन 1 लेने पे आपने देखा कि आपका रेट ऑफ रिएक्शन तो किसके इक्वल हो गया, रेट कांस्टेंट के इक्वल हो गया। अब आप क्या इसको इसके इक्वल बोल सकते हो, क्या इस टाइम आप अभिक्रिया की दर को क्या वेग स्थिरांक के बराबर बोल सकते हो। मैंने कितनी बार बोला, अगर एक दूसरे के बराबर हो गया तो आप उस टाइम पे बोल सकते हो, लेकिन कंडीशन है, कंडीशन क्या लगी है, हम बोल रहे हैं कि भाई अगर अभिकर्मकों की सांद्रता 1 है, कंसंट्रेशन कितनी है, 1 है, जब कंसंट्रेशन 1 हो गए तो क्या हो जाएगा, दर के इक्वल हो जाएगी, तो हम उस टाइम पे दर को के बोल सकते हैं। थ्योरी लिखाने का तरीका तो बताया ना मैंने, कि अभिकर्मकों की सांद्रता क्या हो, 1 हो, तो उस टाइम पे जो अभिक्रिया की दर होगी वही किसके बराबर होगी, देखो देख भी लिया आपने, अगर अभिकारकों की सांद्रता कितनी कर दी हमने 1, तो अभिक्रिया की दर किसके बराबर हो गई, के अभिक्रिया के वेग स्थिरांक के। अब हम अभिक्रिया के वेग स्थिरांक को अभिक्रिया की दर कह सकते हैं जब बराबर हो जाता है, ये लिखा देखो, अभिकारकों की एकांक सांद्रता, एकांक का मतलब सबको 1 1 लिया है हमने, तो उस पर अभिक्रिया के वेग को वेग स्थिरांक कहते हैं। देखो सबको 1 1 ले लिया, अभिक्रिया का वेग स्थिरांक किसके बराबर हो गया, वेग के। अब हमने क्या बोल दिया, अभिक्रिया के वेग को ही अभिक्रिया का वेग स्थिरांक कहते हैं। समझ आ गया, ये लिखना मैंने बहुत बार बताया। तो क्या बोला उसने, द रेट ऑफ ए रिएक्शन एट यूनिट कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज कॉल्ड द रेट कांस्टेंट। दिक्कत कोई, आप लिखोगे कैसे थ्योरी कैसे लिखोगे, थ्योरी लिखोगे आप रेट आर इज इक्वल टू, सिंपल सा तरीका बता रहे हैं, यहाँ पे क्या ले ली, कंसंट्रेशन ले ली, कंसंट्रेशन को कितना कर दिया हमने,
कंसंट्रेशन को कर दिया भाई जीरो, जीरो नहीं सॉरी 1 कर दिया। कितना कर दिया? 1 कर दिया। 1 कर दिया तो आर किसके इक्वल हो गया? आर किसके, आप देखो आर किसके इक्वल हो गया? के। तो इसी से हमने इसकी थ्योरी निकाल दी। आगे चले, यहां तक किसी को दिक्कत? अब पढ़नी है हमें, हाँ आगे अब देखना है क्या? अभिक्रिया की आणविकता, मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ द रिएक्शन। ये बड़ा सिंपल है, ये बड़ा सिंपल है। सिंपल का मीन्स यहां पे आपने क्या करना है, जैसे आपने निकाला था सिंगल स्टेप रिएक्शन के लिए, जैसे आप क्या निकाले थे? रस समीकरण मितीय गुणांक निकाले थे ना, उन्हीं का यूज करना है यहाँ पे डायरेक्टली। वहां पे तो सोचना पड़ेगा था सिंगल स्टेप है कि मल्टी स्टेप है, सिंगल स्टेप में यूज कर रहे थे, मल्टी स्टेप पे नहीं कर रहे थे। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे उन्हीं का यूज करना है। सीधी सी बात है, आणविकता का मीन्स क्या होता है? यहाँ पे क्या है, वैसे इसका पूरा क्या है, एक थ्योरी है, पूरी थ्योरी है। सिंपल में समझ लो कि कोई रिएक्शन जब होती है, कोई जब रिएक्शन होती है तो उसमें जो रिएक्टेंट होते हैं उनके अणु आपस में टक्कर करते हैं। क्या करते हैं? आपस में टक्कर करते हैं। और आपस में टक्कर होने के बाद, जैसे आप कोई काम करोगे तो पहले इधर उधर भटकना पड़ता है, टक्कर खानी पड़ती है, फिर उसके बाद काम होता है। क्रिया का मतलब भी क्या है? क्रिया का मतलब भी यही है, क्रिया रिएक्शन का मीन्स काम होना। तो काम करने के लिए क्या करेंगे? रिएक्टेंट आपस में टक्कर करते हैं। टक्कर करने के बाद क्या होती है? कोई भी रिएक्शन का प्रोडक्ट आपको मिलता है। समझ आया रिएक्शन कैसे होती है? अभी पढ़ेंगे पूरा है। अभिकर्मक जो होंगे, रिएक्टेंट जो होंगे, उनके जो अणु होंगे आपस में, मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से क्या करेंगे? टकराएंगे, उसके बाद बनेगी। बस यहाँ पे ये देख रहे हैं कि इसके कितने अणु टकरा के रिएक्शन करा रहे हैं, वही क्या होता है? आणविकता। बड़ा सिंपल है, तो बस हमें देखना है कि कितने अणु यहाँ पे टकरा के इसकी अभिक्रिया करा रहे हैं। यहाँ पे देखो क्या है, अब अभिक्रिया में भाग कौन ले सकता है, ये तो बात समझ आ गई। जैसे फॉर एग्जांपल देखो PCl5 है, मैंने बोला यहाँ तो आप सिंपल से निकाल सकते हो, जैसे PCl3 प्लस Cl2, ये है ना। अब आपको पता है, मैंने बोला यहाँ पे किसका यूज करेंगे? रस समीकरण द्वितीय गुणांक का यूज कर लेंगे ना। तो यहाँ पे कितना है? 1 है ना। तो इसका मीन्स इसकी आणविकता कितनी आएगी? 1 बराबर आएगी। बस यहाँ तो इसका कुछ नहीं करना है, यहाँ पे इसका यूज करना है, इसका यूज करना है। यहाँ पे किसी को दिक्कत? तो इसका मतलब क्या होगा? अब आप ये सोचेंगे कि एक अणु टकराएगा किससे? तो जब सिंगल अणु होता है तो वो वाइब्रेट करता है। क्या करता है? वो वाइब्रेट करता है। 2 या 2 से ज्यादा होंगे तो टकराएंगे आपस में। यहाँ पे किसी को दिक्कत नहीं ना। बस हम इनमें ये देखते हैं कि ये कितने अणुओं के टकराने से होती हैं, और निकालेंगे कैसे? आपको दिक्कत ही नहीं लेनी, जो यहाँ पे लिख रखे होते हैं वही होते हैं। अगर सिंगल है तो एक अणु हो गई, और मान लो 2 होते तो 2 अणु होती है। जैसे मान लो किसी की भी करा लो आप, CH3 COOCH3 एस्टर ले लिया। एस्टर की किसी से करा रहे हैं हम, किससे करा रहे हैं? हम करा रहे हैं NaOH से करा रहे हैं। किससे करा रहे हैं? आप देखो कैसे निकालोगे, एक इसका अणु और एक, ये तो बिल्कुल सिंपल है ना, बस यहाँ वाले अणु गिन लो। तो सीधी बात है, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे ओनली एक अणु जो है वो रिएक्शन करा रहा है, प्रोडक्ट बना रहा है। यहाँ पे है कि यहाँ पे कितने? 2 आपस में टक्कर करके प्रोडक्ट बना रहे हैं। तो बस ये बताता है कि कितने अणुओं की टक्कर से प्रोडक्ट बन रहे हैं। ये बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, इसमें ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। आप लिख भी सकते हो, एक अणु 2 अणु कितने होते हैं। अब यहाँ पे आपको पता है, अणु भी ले सकते हैं, रिएक्शन अणुओं के बीच भी हो सकती है, और रिएक्शन परमाणुओं के बीच भी हो सकती है, और रिएक्शन आयंस के बीच भी हो सकती है। तो कोई भी हो, आपको तो देखना है कितने भाग ले रहे हैं, कितने टकरा रहे हैं। और कैसे चेक करोगे आप? सामने लिखे होंगे, सामने लिखे होंगे, यहाँ पे कोई दिक्कत ही नहीं। अब देखो उसने बोला है क्या? प्राथमिक अभिक्रिया, प्राइमरी रिएक्शन के लिए है ये। किसके लिए? प्राइमरी रिएक्शन के लिए। और प्राइमरी रिएक्शन के लिए आपको बिल्कुल फिक्स होना चाहिए माइंड में कि कोटि और इसकी आणविकता बराबर आती है।
क्योंकि आपको पता है प्राइमरी रिएक्शन के लिए क्या करते हैं, इन्हीं का यूज करते हैं ना, गुणांकों का यूज करके क्या निकालते हैं हम, कोटि निकालते हैं, और गुणांकों का यूज करके क्या निकाल रहे हैं, क्या निकाल रहे हो, आणविकता। तो जब दोनों को निकालने का तरीका एक है तो वैल्यू भी सेम ही आएंगी, किसी को कोई दिक्कत नहीं। एक रिएक्शन होती है जिसमें चेंज हो जाती है, वो पढ़ेंगे अपने बाद में। अभी यहाँ तक कोई दिक्कत, किसी को दिक्कत नहीं है ना। प्राइमरी के लिए अब आप सोचोगे क्या है, प्राइमरी के लिए तो ये निकाल ली हमने, क्या ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए भी निकलती है, क्योंकि कोटि तो दोनों के लिए निकलती है, ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए नहीं निकाली जाती है। और सीधी सी बात है, आणविकता तो इन्फिनिटी तक जा सकती है, हो सकती है, लेकिन ये ओनली 3 तक होती है, 3 से ज्यादा नहीं होती। दोनों पॉइंट क्लियर है। पहली बात तो ये क्या होती है, पहली बात तो ये 3 से ज्यादा नहीं होती। दूसरी बात ये प्राइमरी रिएक्शन की निकाल सकते हो, प्राथमिक अभिक्रिया की निकाल सकते हो, कॉम्प्लेक्स की नहीं निकाल सकते। पॉइंट क्लियर है। और आपको पता है प्राइमरी रिएक्शन से जिस टाइप से आप कोटि डिफाइन करते हैं उसी टाइप से आप इनको डिफाइन करते हैं। चलें आगे, समझ आ गया होगा, सिंपल सा टॉपिक है ये तो क्या होगा, प्राथमिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले स्पीशीज के मतलब चाहे वो परमाणु है, अणु है, आयन है, जो कि क्या करते हैं, एक साथ संघट्ट है। मैंने बोला ना, यहाँ तो यही तो बताना बस कि कितने अणु आपस में टक्कर करके उत्पाद बना रहे। तो क्या करते हैं, टक्कर के बाद क्या बनाते हैं, रासायनिक अभिक्रिया रासायनिक अभिक्रिया करते हैं, करते हैं होगा, करते हैं, उनकी संख्या को क्या बोलते हैं, आणविकता बोलते हैं। ये शायद समझ में आ गया होगा। तो क्या, द नंबर ऑफ द स्पीशीज, एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयंस पार्टिसिपेट क्या करेंगे, पार्टिसिपेट करेंगे इन द एलिमेंट्री रिएक्शन एंड रिएक्टिंग केमिकली टुगेदर आफ्टर कॉलिगेशन। का मीन्स होता है टकराना, कॉलिगेशन इज कॉल्ड द मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ द रिएक्शन। क्लियर। अगले टॉपिक पर चले। कभी कभी इन दोनों में डिफरेंट पूछ लिया जाता है, बोर्ड एग्जाम में डिफरेंट पूछ लिया जाता है। तो डिफरेंट क्या है, अब आपको दोनों निकालने आ गए ना, तो डिफरेंट तो आप बताए। ऐसे मान लो 2 इंसानों में डिफरेंट करना है, तो आपको उसके बारे में भी नॉलेज है, उसके बारे में भी नॉलेज है, दोनों की नॉलेज को क्या कर दो, दोनों की नॉलेज को लिख दो, 2 की नॉलेज है आपको। जैसे मान लो कि व्हाइट बोर्ड और इलेक्ट्रिक पैनल की नॉलेज है आपको, तो दोनों की नॉलेज लिख दो, खुद डिफरेंट हो जाएगा। हाँ देखो यहाँ पे अब करने वाले हम क्या, अभिक्रिया की आणविकता कोटि में डिफरेंट क्या होता है। पहला क्या था, पहला समझो यहाँ पे अभिक्रिया की कोटि एक प्रायोगिक मान है। मैंने बोला ना, होता ये प्रैक्टिकली है, लेकिन सिंगल स्टेप के लिए रस परासरण गुणांक का यूज होता है क्या, है तो प्रैक्टिकली। इसका मतलब ये होता है चाहे तो आप रस परासरण गुणांक का यूज कर लो सिंगल स्टेप के लिए, चाहे आप प्रयोग से निकाल लो, दोनों का मान सेम ही आता है, तो हम टेंशन क्यों ले, हम सेम ही लगा देते हैं। अब देखो क्या है, प्रायोगिक है और क्या है, शून्य भिन्नात्मक हो सकती है। आपको शून्य कोटि की अभिक्रिया आई थी ना, तो ये शून्य भी हो सकती है। और क्या भिन्नात्मक का मीन्स क्या होता है, 3/4, 4/3, 1/2, इस तरह से भी ये हो सकती है। प्रयोग प्रैक्टिकली निकालना, प्रैक्टिकल से तो कुछ भी आ सकता है ना, 1/3, 2/3, मतलब रेशियो में भी हो सकती है, 0 भी हो सकती है। परंतु अभिक्रिया की आणविकता शून्य नहीं हो सकती। खुद सोचो, क्या बिना अणु के कोई रिएक्शन हो सकती है, अणु तो होगा तभी तो रिएक्शन होगी। तो इसका वर्ड का मीन समझा करो। और क्या है, अपूर्ण नहीं हो सकती। अपूर्ण का मतलब ऐसा हो सकता है कि आधा अणु आया और उसने टक्कर की और अभिक्रिया कर ली, कम से कम एक तो होना ही चाहिए, आधा आगे। जैसे मान लो आधा इंसान कहीं पे टकराएगा, किसी से लड़ लेगा, आधा घर है, आधा वो घर है, आधा लड़ाई कर रही है, तो एक तो होना चाहिए कम से कम। हाँ हो सकता है ऐसा। दूसरा क्या है, इन देखो इन डिफरेंट को आप अच्छे से कर सकते हो, क्योंकि ये तो सामने वाली बात है। दूसरा पूछा, अभिक्रिया की कोटि प्राथमिक एवं जटिल दोनों के प्रकार की अभिक्रिया। मैंने बताया था ना, कोटि तो आप जटिल के भी निकाल सकते हैं और प्राथमिक प्राइमरी रिएक्शन के लिए भी निकाल सकते हैं। लेकिन अभी मैंने बताया था क्या, अभिक्रिया की आणविकता केवल किसके लिए है, प्राथमिक के लिए निकालते हैं, जटिल के लिए नहीं निकालते। ये समझ आ गया सब, बताओ समझ आ गया ना, यहाँ पे कोई दिक्कत, आगे चले।
यहाँ पे देखो, जटिल अभिक्रियाओं में अभिक्रिया की कोटि सबसे मंद स्टेप से दी जाती है तथा सबसे मंद स्टेप की आणविकता तथा कोटि समान होती है। अब मान लो हमें क्या करना है, कोटि निकालनी है। अब मैंने बोला मल्टी स्टेप होते हैं, मल्टी स्टेप का मीन्स बहुत सारे स्टेप होते हैं। तो कोई तेज चलता होगा, किसी की स्पीड स्लो होगी, किसी की स्पीड फास्ट होगी, किसी की मीडियम होगी। तो हम देखेंगे सबसे स्लो कौन सा है, सबसे स्लो वाला स्टेप लेंगे और उससे जो भी डिफाइन करना है हम सबसे स्लो स्टेप से डिफाइन करेंगे। उसने बोला सबसे मंद से होगी तथा कोटि समान होती है। और मंद जो स्टेप होंगे उनकी अगर आप डिफाइन करोगे तो कोटि और ये इक्वल आएंगे। ये आपको नॉलेज और आपने समझ भी लिया होगा। अब चलते हैं आगे। यहाँ पे करना ये थोड़ा सा अच्छा लेवल का है, समझना। समाकलित वेग समीकरण, इंटीग्रेशन करना है वेलोसिटी इक्वेशन का। अब क्या है, यहां से क्वेश्चन बनते हैं, यहां से क्वेश्चन। पहले आपने एक चीज तो देख ली, क्या देखा आपने, क्या आप वेग को डिफाइन कर सकते हो, वेग को डिफाइन कर सकते हो, डिफाइन कर सकते हो। लेकिन क्या होता है, अगर हमारे मान लिया हमारी सांद्रताओं में चेंज है, सांद्रताओं में चेंज है, और चेंज के बाद टाइम अगर पूछा उसमें, तो उसमें हम जो हमारे फॉर्मूले से हम क्या लगा नहीं पाते, प्रॉब्लम आती है। जैसे वो बोला, उसने बोला कि 10 सेकंड पे क्या था, 10 सेकंड पे इसका सांद्रता इतनी थी, फिर 20 सेकंड के बाद इतनी सांद्रता हो गई, और बताइए कि वेग स्थिरांक का मान क्या होगा। तो जब उनको कंसंट्रेशन को क्या करता है, डिफरेंट करता है, तो वहां पे के का मान निकालने में बहुत दिक्कत आती है, दिक्कत आती है। देखो खुद सोचो, यहाँ पे मान लो उसने दिया है, अब आप किसी का रेट ऑफ रिएक्शन लिखना चाहते हो, जैसे इसका लिखना है आपको, ए के बी का लिखना है। अब आप रेट लिखोगे किस तरह से, के ऐसे तो लिखोगे ना, और आप इसको क्या में चेंज करोगे, अगर आप इसको डी में चेंज करोगे तो क्या करोगे, ऐसे तो चेंज करोगे ना, ऐसे चेंज कर दोगे। अब एक बात बताओ, यहाँ पे दिक्कत आती है हमें कि जब हम दो सांद्रताओं को टाइम के साथ के करते हैं, टाइम के साथ निकालते हैं। अब आप सोचो कि यहाँ से टाइम निकालना है आपको, क्या निकालना है, टाइम निकालना है। अब टाइम है डी में, टाइम किसमें, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसका अवकलन करना पड़ेगा, क्योंकि dt की फॉर्म में अपना, dt की फॉर्म में है ना, तो हमें इसका क्या करना पड़ेगा, अवकलन करना पड़ेगा। और बोर्ड वाले बच्चे बस ये याद रखना कि इन इक्वेशन का यूज होकर न्यूमेरिकल आते हैं, राइट। अब देखो यहाँ पे बात समझ आ गई कि दो डिफरेंट, क्योंकि डिफरेंट टाइम पे जो सांद्रताएं होती हैं, कंसंट्रेशन होती है, और हमें के डिफाइन करना होता है, तो हम फिर इन समीकरणों पे जाते हैं। जब न्यूमेरिकल करेंगे तो बस समझ में आएगा, अब बस करना है, करके बताना है। और यहाँ पे थोड़ा सा याद रखना, जिसका मैथ कमजोर है ना वो याद कर लेना। यहाँ पे देखो क्या होगा, पहले हम कर रहे हैं किसके लिए, शून्य कोटि के लिए। किसके लिए करेंगे, शून्य कोटि के लिए, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए करेंगे। आपको पता है जीरो ऑर्डर रिएक्शन होती कैसी है, आपने लिखा इस तरह से, ए से बी बनाया, ए से क्या बनाया, इसका रेट ऑफ रिएक्शन लिखोगे तो क्या आएगा, रेट ऑफ रिएक्शन क्या आएगा, के, ए की पावर कितना आएगा बताओ मुझे, 0 आएगा, आएगा। अब क्या करना है, इससे पहले एक चीज और समझ लो तो अच्छा रहेगा। इससे पहले देखो एक चीज समझनी है, T0 पर, कितने पर, ये पढ़ा था ना, T0 पर इसकी कंसंट्रेशन मान ली हमने ए इतनी है, A0, और T बराबर T टाइम पर, कितने टाइम पर, T पर, इसकी कंसंट्रेशन कितनी है, AT। हम दिखा रहे हैं T टाइम पे, देखो पता चल गया ना, आपको पता है पहले इसकी कंसंट्रेशन होगी, फिर टाइम के साथ क्या होगी, इसकी कंसंट्रेशन चेंज होगी, कैसे होगी आप पढ़ चुके हैं, ये हो गई। अब देखो इसमें, अब आपको पता है इसका रेट ऑफ रिएक्शन लिखना है, हमें क्या लिखना है, रेट ऑफ रिएक्शन। तो रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखते हो आप, R इज इक्वल टू, यहाँ पे K लगा दोगे जीरो कोटि के लिए, जीरो ऑर्डर की रिएक्शन के लिए यहाँ पे 0 लगा दोगे, ऐसे करोगे, ऐसे करोगे ना। इसको करना है अब आपको, किसको करना है, इसको करना है,
इसको कैसे करोगे, रेट ऑफ रिएक्शन कौन सा यूज करेंगे हम, dx अपॉन dt वाला। कौन सा अवकलन कर रहे हैं हम यहाँ पे, तो dx अपॉन dt वाला करोगे ना। मैंने बोला था एवरेज का यूज स्टार्ट में करते हैं, बाकी सब में dx अपॉन dt का करते हैं। इसका करोगे, अब क्या करोगे, a लेनी है हमें क्या, कंसंट्रेशन। तो कंसंट्रेशन किसकी चेंज हो रही है, कंसंट्रेशन किसकी चेंज हो रही है, अरे आपने इसका a का रेट निकालो। a का रेट कैसे निकालना सिखाया था, आप a का रेट निकालोगे तो आप लिखोगे यहाँ पे माइनस लिखोगे ना, माइनस लिखने के बाद क्या लिखोगे, dA अपॉन dt। इस टाइप का रेट निकालना नहीं सिखाया था तुम्हें, dx अपॉन dt निकालना सिखाया था ना, उसी का यूज कर रहे हैं, dA अपॉन dt किया। आपको पता है किसी की पावर 0 होती है, उसका मान मैंने कल भी बताया था कितना हो जाता है, 1 हो जाता है। 1 से आप मल्टीप्लाई करोगे, कुछ भी करोगे कोई दिक्कत नहीं है, तो यही आएगा। तो ज्यादा टेंशन मत लो, जैसे जैसे मैं बताता जाऊं ऐसे वैसे करते जाओ बस। dt इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, क्या हो गया। हम इसको इस साइड लेके गए, जब इस साइड लेके जाओगे तो क्या होगा, dA, लेकिन किस में चल रहा है ये, आपको बताया ये क्या होगा, टाइम के साथ घटेगा। तो इसकी रेट ऑफ रिएक्शन कैसे आती है, माइनस में आती है ना। अब यहाँ पे क्या है हमारा माइनस, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, के dt हो गया, ना। अब करना हमें इसका समाकलन करना है। समाकलन देखो, यहाँ पे समाकलन जो करेंगे, इंटीग्रेशन का साइन लगा दो दोनों साइड, इंटीग्रेशन का। और जो बच्चे हैं ना बी के, ना उन्हें क्या करना है मालूम है, उन्हें बस फॉर्मूला याद कर लेना है, यहाँ पे क्या करना, उन्हें फॉर्मूला याद करना। दोनों तरफ साइड में क्या लगाया मैंने, इंटीग्रेशन का साइन लगा दिया, के dt, ठीक है। अब समाकलन करना है लिमिट पे, कितने पे, लिमिट पे। जब यहाँ पे टाइम कितना था, 0, तो इसकी कंसंट्रेशन कितनी थी, a थी ना, a नॉट, t पे a नॉट थी, और t पे कितनी थी, t 0 पे a नॉट थी, और t पे, तो बस लगा देना आपको कहां से कहां तक कंसंट्रेशन गई है इसकी, कोई दिक्कत। a से a नॉट पे कर रहे हैं, देखो यहाँ पे लगा, आप यहाँ पे लगा दो इसका साइन, साइन में कोई दिक्कत वाली बात नहीं, यहाँ पे लगा दो। आप क्या करेंगे, इसमें दिक्कत आ रही है, दिक्कत तो आएगी। तो फॉर्मूले तो याद कर सकते हो ना, फॉर्मूले याद कर लेना। नहीं क्या है, कोई दिक्कत नहीं है, जिसको नहीं आ रही वो फॉर्मूले याद कर ले। ये कर दिया हमने, कहां से कहां तक कर रहे हैं हम, यहाँ पे। जब इसका करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखो यहाँ पे करेंगे इंटीग्रेशन इसका, तो आ जाएगा हमारा a, और माइनस चल जाएगा हमारा, तो माइनस का a, कितना आ गया, माइनस का a। नीचे क्या लेना है आपको, a नॉट, ऊपर लेना है a t लेना है। अब यहाँ पे क्या करना है आपको, इसका आ जाएगा हमारा समाकलन के टी आ जाएगा। अब क्या होगा, रख दो आप, पहले आप a नॉट रखोगे, क्या रखोगे, माइनस बाहर ले लेते हैं, पहले क्या रखोगे, a नॉट आ गया। फिर उसके बाद आप रखोगे, इसकी जगह रख देते हैं यहाँ पे a t, क्या रख दोगे, a t, और आपका आ गया k t। जब आप अंदर मल्टीप्लाई कराओगे माइनस है, क्योंकि पूरा क्या है, ये पूरा माइनस है, तो यहाँ पे आएगा माइनस और ये हो जाएगा प्लस, तो हमारा ये क्या हो जाएगा हमारा, और ये हो जाएगा हमारा क्या, 80 हो जाएगा अपना, प्लस हो गया, और ये माइनस हो गया KT। तो देखो इस तरह से हम किसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, K की या T की, इनकी वैल्यू हम निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे किसकी वैल्यू निकालनी है आप लोगों, K की निकालें, T की, जिसकी भी निकालना चाहो आप निकाल सकते हो इस इक्वेशन से। हाँ, इससे निकाल सकते हो आप। एक होता है हाफ टाइम,
एक क्या होता है, एक होता है इसका हाफ टाइम, ये हाफ टाइम, हाफ लाइफ। हाफ लाइफ का मीन्स होता है आधा कितने टाइम में ये खर्च हो गया, क्योंकि आपको पता है 100 ग्राम है, तो कितने टाइम में ये 50 ग्राम रह गया, आधा हो गया। आधा हो गया तो आधे में क्या होगा, आधे में क्या होगा आपको पता है, ये वाली जो टी टाइम वाली कंसंट्रेशन है कितनी हो जाएगी, आधी। अगर स्टार्टिंग में इसकी ए नॉट है तो ये कितनी हो जाएगी, ए नॉट बाई 2 हो जाएगी ना, ए नॉट बाई 2 हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या होता है, अब हम कर रहे हैं इसकी हाफ लाइफ की बात, हाफ टाइम की, किसकी, हाफ टाइम की। हाफ टाइम में क्या हो जाएगा आपको पता है, 80 किसके बराबर हो जाएगा, 80 बराबर हो जाएगा ए नॉट बाई 2, आधा हो जाएगा ना इसका। मान लो पहले क्या था, ए नॉट था, अब इस टाइम की बात करें जब ये आधा हो जाए, आधा होगा तो हाफ हो जाएगा, तो क्या करोगे आप, हाफ को यहाँ पे रख दोगे, रख दे। अब इसको पॉजिटिव वाले को पहले ले लो, पॉजिटिव वाले को पहले ले लो, तो क्या हो जाएगा इसका, ए नॉट हाफ आ गया, हाफ आ गया यहाँ पे, और यहाँ पे कितना आ गया। इन साइनों को देखो, यहाँ पे साइन फाइनली आप यहाँ पे शो भी कर सकते हो, और जब इंटीग्रेशन करते हैं तो इनको छोड़ भी सकते हो, क्योंकि आपको पता है लगाना क्या है, आपको लगाना क्या है, आपको लगानी तो आपको मोलरता ही है, अगर दिक्कत आए तो छोड़ भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि फाइनली तो आपको जब क्वेश्चन देगा तो आपको मोलारिटी ही लगानी है यहाँ पे। ए बाई 2 और कितना हो गया, ए नॉट इज इक्वल टू क्या हो गया, के टी। अब यहाँ पे एलसीएम कितना आ गया इसका, 2 आ गया ना, 2 आ गया एलसीएम, देखो 1 एनएस के नीचे 2 आ गया। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ पे क्या जाएगा, और यहाँ पे देखो ये ना, इसे समझने की कोशिश करो, समझ में नहीं आ रहा, दिमाग तो लगाओ ना थोड़ा इस पे। 80 की वैल्यू रख दी, 80 की जगह कितनी है, हाफ, और यहाँ पे कितना है अपना माइनस का ए नॉट। एलसीएम कितना आ गया इसका, एलसीएम हमने ले लिया 2, और यहाँ पे कितना हो गया, कितना हो गया हमारा ए 2 ए नॉट इज इक्वल टू क्या हो गया, के हो गया। और आपका यहाँ पे हो गया, और यहाँ से क्या निकाल दोगे आप, किसकी वैल्यू निकाल दोगे, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका के टी इज इक्वल टू, ऊपर कितना है 2/2, तो यहाँ पे आप टी निकालोगे या के निकालोगे तो कितना आ जाएगा, ए वाई 2 के। हाफ टाइम और ये पूछता है, हाफ टाइम और ये पूछता है। आप देखो यहाँ पे ये होगा, ठीक है, हाँ 80 बराबर ये है ना, अपना इतना हो गया, ठीक है, माइनस हो गया, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे भी पॉजिटिव हो जाएगा, 80 बराबर ये हो गया। इसका तो इतना बड़ा रोल नहीं है, लेकिन जो फर्स्ट कोटी ऑर्डर की रिएक्शन है ना, उसके लिए हर बार आता है क्वेश्चन उस पे, हाँ उसका हर बार आता है, हर बार आता है, देखो उसे कर लो क्योंकि उसका जरूरी है। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए जो आता है फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन के लिए, यहाँ पे देखो आप चाहो तो डायरेक्टली इसको लिख सकते हो, दिक्कत आ रही है, दिक्कत आ रही है तो चलो मैं फॉर्मूले दिखा देता हूँ डायरेक्टली, तुम्हें समझ नहीं आ रही किसी दिन मैं बता दूंगा कि इंटीग्रेशन ये करते कैसे है, वरना समझ में नहीं आएगा। तो क्या होता है देखो, इसके 2 फॉर्मूले आपको याद करने हैं, कितने फॉर्मूले, 2 फॉर्मूले याद करने हैं। एक तो ये याद करना है T इज इक्वल टू 2.303 अपॉन के, log 10 पे क्या लेना है आपको, यहाँ पे लेना है ए का मतलब समझ लो, यहाँ पे प्रारंभिक सांद्रता ए नॉट, और यहाँ पे लेना आपको AT, इतना तो याद कर ही सकते हो, कम से कम ये तो याद कर सकते हो, फॉर्मूला याद है। दूसरा इसका हाफ टाइम का याद करना है, क्या करना है, हाफ टाइम का कितना होता है 0.693 बाई के, ये 2 फॉर्मूले से सवाल आते हैं, और इसे प्रूफ भी करते हैं हम, प्रूफ भी करते हैं। अब क्या प्रूफ में चलो किसी दिन और करा दूंगा, दिक्कत आ रही है तो इसको आपको याद करना है। चले आगे, चले, अब चैप्टर क्या है ये ध्यान रखना, ये मोस्टली है, क्वेश्चन बनेंगे इनसे,
क्वेश्चन इनसे आते हैं। यहाँ पे क्या था, ये हो गया ना, और यहाँ पे माइनस नहीं आएगा, यहाँ पे प्लस आएगा, यहाँ पे माइनस नहीं आएगा, यहाँ पे प्लस आएगा। इसको साइन इधर उधर करेंगे ना, तो यहाँ पे सही हो सकता है मैंने साइन में मिस्टेक कर दिया हो बाई चांस, क्योंकि सॉल्यूशन तो है, प्लस माइनस इधर उधर हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं, पॉजिटिव आएगा वो। मुझे दोबारा चेक करना पड़ेगा, टाइम वेस्ट होगा, इतना साइन तो आप भी देख सकते हो। अब देखो आगे आगे चलना हमें, एक होती है हमारी आभासी अभिक्रिया। कौन सी है ये? आभासी अभिक्रिया। आभासी का मीन्स हमें फील कुछ होता है, होता कुछ है, जैसे फील करते हैं ना तो कुछ होता है और उसका रिजल्ट कुछ और ही होता है, वो वाली अभिक्रिया। यहाँ पे देखने में क्या होती है, पहले से समझ लो क्या होता है कि यहाँ पे देखने में तो कुछ और होती है और रियल में ये कुछ और निकलती है। जैसे मान लो हम करा रहे हैं यहाँ पे H2O से रिएक्शन करा रहे हैं, किससे करा रहे हैं? H2O से रिएक्शन करा रहे हैं। H2O से रिएक्शन करा के हम बना रहे हैं ग्लूकोज, C6H12O6 C6H12O6, ये हम बना रहे हैं क्या? ग्लूकोज और फ्रक्टोज। बस तुम्हें समझना है कि कॉन्सेप्ट बोल क्या रहा है। क्या यहाँ पे क्या बनाना है हमें, तो हम लेते हैं इसके लिए सी है ना, C12H22 और O11, ये लिया, इससे हमने ये करा दिया। आप देखो आपको देखने में कैसा फील हो रहा है, देखने में फील हो रहा है कि इसकी कोटि कितनी होनी चाहिए, कोटि ऑर्डर कितना होना चाहिए। देखो आणविकता तो आप सीधे सीधे निकाल सकते हो, इसका वन है, सी बात है, आणविकता तो सिंपल है 2 ही होगी। लेकिन कोटि अगर देखें हम तो क्या होगा, कोटि यहाँ पे क्या है, कोटि इसकी 1 है, कोटि कितनी है इसकी। इसका रीजन समझे ऐसा होता क्यों है, क्यों हम इसे कोटि में ऐड नहीं करते। कोटि में ऐड इसलिए नहीं करते क्योंकि आपको पता है यहाँ पे होगी तो ये सिंगल स्टेप रिएक्शन ही, क्योंकि क्या होना है, वियोजन होना है बस इसका है। कोटि को ऐड इसलिए नहीं करते जब एक की सांद्रता बहुत ज्यादा होती है और दूसरे की सांद्रता क्या होती है उसके कंपेयर में कम होती है। जैसे मान लो कि इसकी सांद्रता तो हमने ले ली 5 लीटर, कितनी ले ली 5 लीटर, और इसकी सांद्रता ली ओनली, मान लो कि हमने 1000 ग्राम लिए ओनली, कितने लिए, तो इसे 5 लीटर नहीं 500 लीटर कर लो और अच्छे समझ में आएगा। तो इन दोनों के बीच डिफरेंट कितना है, बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है ना। जब डिफरेंट बहुत ज्यादा होता है तो ये तो पूरी रिएक्शन कर चुका होता है, ये रिएक्शन, और ये क्या होगा, ये तो बहुत थोड़ा खत्म होगा ना, क्योंकि इसके तो क्या होगा, इसकी जो क्वांटिटी जाएगी तो इसके हिसाब से ही ना। तो जब ये कम है तो इसकी क्वांटिटी थोड़ी जाएगी, जब थोड़ी जाएगी तो पता चला कि यहाँ पे इसकी क्वांटिटी क्या है, बहुत कम गई है, कम गई है। मींस हमें ऐसा फील होगा कि रिएक्शन पूरी होगी, इसकी क्वांटिटी तो इतनी की इतनी है। जैसे मान लो कि इसकी 99% क्वांटिटी बच गई, 99% क्या ये बच गया, तो आपको लगेगा कि इस पे ये डिपेंड ही नहीं कर रहा। सिंपल भाषा में अगर समझो तो आप ये समझ लेना, जिसकी सांद्रता ज्यादा होती है, जिसकी सांद्रता ज्यादा होती है, कुछ ज्यादा होती है दूसरे के कंपेयर में, तो उसको हम कांस्टेंट मान लेते हैं और उसको हम कांस्टेंट मान के छोड़ देते हैं। यहाँ पे जो उसका रेट ऑफ रिएक्शन आएगा, जो रेट ऑफ रिएक्शन आएगा वो ओनली किस पे आएगा, इस पे डिपेंड करेगा, C12O नहीं H और O11, बस इस पे डिपेंड करेगा। ये वाली बात तो याद रख सकते हो ना कि जिसकी कंसंट्रेशन ज्यादा होती है दूसरे कंपेयर में कुछ ज्यादा ही होती है, तो उस टर्म्स को क्या कर देते हैं, हम छोड़ देते हैं, उस मान लेते हैं कि वो कांस्टेंट चल रहा है, इस पे डिपेंड करेगा। तो देखो
आभासी का मतलब क्या होता है? वर्चुअल। वर्चुअल का मीन्स क्या होता है? रियल नहीं है, वो रियल नहीं है। रियल में तो इसकी क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए थी? क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए थी? 2 होनी चाहिए थी, लेकिन इसकी क्वांटिटी ज्यादा होने से इसे कांस्टेंट मान लिया हमने, तो जो है वो रियल नहीं है, दिख कुछ और दिया है, हो यहाँ पे कुछ और दिया है। क्लियर है? आभासी का मतलब यही होता है। क्या होता है? देखो, ऐसी अभिक्रियाएं जो वास्तव में प्रथम कोटि की नहीं होती। वास्तव में प्रथम कोटि की थोड़ी है, वास्तव में कितनी कोटि की है? द्वितीय कोटि की है, लेकिन हमने प्रथम कोटि की माना है ना, इसकी कंसंट्रेशन ज्यादा है, इसे कांस्टेंट मान लिया। तो यहाँ पे O11 है, 11 है। तो क्या होता है? देखो, ऐसी अभिक्रियाएं जो वास्तव में प्रथम कोटि की नहीं होती परंतु प्रथम कोटि की मान ली जाती है, रियल में ये द्वितीय कोटि की है लेकिन मान ली जाती है, तो आभासी कोटि की अभिक्रियाएं कहलाती है। इसीलिए आभासी है ये। रियल में तो ये द्वितीय कोटि की है, लेकिन हम महसूस कर रहे हैं, फील कर रहे हैं ना प्रथम कोटि। आगे चले, बस चैप्टर का क्लोज ही होने वाला है। अभिक्रिया का वेग सिद्धांत, यहाँ पे देखो अभिक्रिया का वेग सिद्धांत दिया है, बस तुम्हें समझना है, सिंपल सी चीजें हैं इसमें। एक तो होता है यहाँ पे जो निकालते हैं हम थ्योरी ऑफ द रिएक्शन वेलोसिटीज, मतलब रेट पे निकालते हैं ये। तो क्या होता है? अभिक्रिया होती किस टाइप से, वो यहाँ पे बताया उसने। पहला क्या है? पहला है टक्कर सिद्धांत, कोलिगेशन थ्योरी। टक्कर मैंने अभी बताया था थोड़ा शॉर्ट में आपको कि क्या करते हैं, एक दूसरे से टक्कर करते हैं तब जाकर कोई भी रिएक्शन होती है ये। दूसरा क्या है? संक्रमण अवस्था सिद्धांत। दोनों बड़े सिंपल है, हम एक एक करके इन्हें देखने वाले हैं। देखो यहाँ पे क्या होगा, पहला क्या है? देखो, दो अणुओं की क्रिया होने के लिए आवश्यक उनमें टक्कर होती है। सीधी सी बात है, मैंने बताया था किसी में भी टक्कर होगी, किसी में भी अभिक्रिया होगी तो पहले क्या होगी? उनमें टक्कर होगी। तो टक्कर होगी तभी क्या होगी? अभिक्रिया। तो पहला पॉइंट के लिए टक्कर होगी अभिक्रिया से पहले। दूसरा क्या बोला है? किसी रासायनिक अभिक्रिया होने के लिए ये आवश्यक नहीं है कि सभी अणुओं के मध्य टक्कर हो। तो ये वाली क्या बात है? इसका मतलब ये है कि जितने भी यहाँ पे अणु होंगे सबके मध्य टक्कर नहीं होगी। टकराएगा कौन? जिसमें एनर्जी होगी। जिसमें एनर्जी नहीं वो टकराएगा कैसे? सिंपल सी बात है। तो हर रिएक्शन के लिए फिक्स रिएक्शन होती है, हर रिएक्शन के लिए एक फिक्स एनर्जी होती है। वो फिक्स एनर्जी ये बताती है कि जिनके अणुओं के पास ये एनर्जी होगी वही क्या कर सकते हैं? वही टक्कर कर सकते हैं, बाकी टक्कर नहीं कर सकते। तो इसीलिए तो बोल रहा है क्या कि सभी अणुओं के मध्य टक्कर हो, ये जरूरी नहीं है, उन्हीं की टक्कर होगी जो एनर्जी वाले होंगे। और हर रिएक्शन के लिए एनर्जी फिक्स होती है। जैसे कोई रिएक्शन चल रही है, हमारी चल रही है रिएक्शन, क्या चल रही है समझ लो इसको, ये बड़ा इजी है, ये 1 मिनट में समझ जाओगे सर। कोई रिएक्शन चल रही है, यहाँ पे रिएक्शन चल रही है, तो इस रिएक्शन की, इस अभिक्रिया की एनर्जी फिक्स होगी। क्या होगी? जैसे मान लो इसकी क्या है, 13 के जूल, इतनी मान लो ये है। तो सीधी सी बात है, इसकी टक्कर के लिए फिक्स है। क्या जिन जिन अणुओं के पास इस लेवल की एनर्जी होगी वही टक्कर करेंगे, तो जिनके पास नहीं होगी वो टक्कर नहीं कर सकती। तो हर एनर्जी इक्वेशन के लिए फिक्स होता है। हाँ, ये हो गया। आगे देखो, उसने बोला है केवल उन अणुओं की टक्कर के कारण रासायनिक अभिक्रियाएं होती है जिनकी ऊर्जा सक्रियण ऊर्जा से अधिक होती है, सक्रियण ऊर्जा से अधिक होती है। अब देखो, ये एक्टिव एनर्जी, इन दो चीजों को समझेंगे आप। एक तो है हमारी केमिकल रिएक्शन, एक्टिव एनर्जी है, और एक डेली एनर्जी। हाँ, इसको मैं एक ग्राफ से समझाता हूँ तुम्हें। एक्टिवेशन एनर्जी है और दूसरी है हमारी डेली एनर्जी। थ्रेशोल्ड एनर्जी, इन दोनों को समझ लो ये क्या है। ऐसे थोड़ा सा मैं समझा देता हूँ, 1 मिनट लगेगा। थ्रेशोल्ड एनर्जी होती है, देखो यहाँ पे हमारी कोई रिएक्शन हो रही है, रिएक्शन हो रही है, मान लिया, बिल्कुल सिंपल उसमें बताता हूँ तुम्हारे तरीके से। मान लो हमारी कोई रिएक्शन होनी है A से B, देखो भाई यहाँ पे समझ लो, यहाँ से A से B होनी है, क्या होनी है? A से B होनी है। तो इसकी एनर्जी फिक्स होगी कि इतनी एनर्जी इसको चाहिए ही चाहिए होने के लिए। जैसे मान लो यहाँ पे अणु है हमारे, बहुत सारे अणु, 2 अणु मान लिए हमने, अणु है, तो इसकी पहले से ही एनर्जी फिक्स है, जिसको क्या बोलते हैं? थ्रेशोल्ड एनर्जी जो बोलते हैं हम,
मतलब देहली ऊर्जा। देहली ऊर्जा का मतलब है ये लड़ाई की देहली पे वही पहुंच सकता है जिसके पास देहली ऊर्जा होगी। ऐसा तो याद रख सकते हो, लड़ाई चल रही है, उसकी देहली पे जाना है, मतलब उसमें जाना है, तो कौन हो जाएगा? जिसके पास देहली एनर्जी होगी। अब देखो सीमा पे वही जाएगा जिसमें सीमा लायक एनर्जी होगी, इतना तो याद रख सकते हो। अब इसकी फिक्स होती है, उसे कहते हैं हम क्या? देहली ऊर्जा। देखो यहाँ पे समझो, देहली ऊर्जा का मतलब होता है थ्रस्ट होल्ड एनर्जी। थ्रस्ट होल्ड एनर्जी। तो सीधी सी बात है, अगर आपको ये रिएक्शन करानी है तो इन अणुओं के पास कितनी होनी चाहिए? इन अणुओं के पास देहली ऊर्जा के बराबर एनर्जी होनी चाहिए, तब ये टक्कर करेंगे, वरना टक्कर नहीं करेंगे। अब तो क्लियर समझ आ गई। जो फिक्स एनर्जी है पहले ही बोल दिया भाई, जिसके पास इतनी एनर्जी होगी देहली एनर्जी के बराबर पर टक्कर करेगा, वरना नहीं करेगा। मान लो, अब एग्जांपल समझो, मान लो कि इसमें 40 जूल है, 40 जूल देहली क्या है? देहली ऊर्जा है इसकी रिएक्शन की। तो सीधी सी बात है, जिसके अणुओं के पास 40 जूल होगी वो तो टक्कर करेगा, वरना नहीं करेगा। ये समझ आ गया। अब आता है एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है? एक्टिवेशन एनर्जी, पहला पॉइंट समझ आ गया। एक्टिवेशन एनर्जी का मतलब होता है कि मान लो एक्टिवेटेड एनर्जी जो होती है हमारी, मान लो कि एक अणु है, एक अणु है हमारे पास, राइट? तो इसके पास कुछ एनर्जी है, मान लो कि इसके पास कुछ एनर्जी है इस तरह से, इसको दिखा देते हैं हम ई नॉट से। कुछ एनर्जी है, क्या है? कुछ एनर्जी है इसके पास। अब हमें क्या करना है? इससे यहाँ पे ये करानी है, रिएक्शन करानी है। तो क्या होगा कि हमें इसकी एनर्जी को इतनी करनी पड़ेगी, तभी तो कहते हैं ताप बढ़ने से अभिक्रिया की वेग बढ़ जाती है। मालूम है क्यों बढ़ती है? क्योंकि आपको पता है कि टक्कर होने से अभिक्रिया होगी, टक्कर होने से अभिक्रिया होगी। अब कौन टक्कर करेंगे? जिनके पास एनर्जी देहली ऊर्जा के बराबर होगी, इतनी एनर्जी होगी। अब जब ताप देते हो ना, तो जिनकी एनर्जी कम भी होती है उनकी एनर्जी बढ़ जाती है और इसके बराबर हो जाती है। मान लो कि 10 अणु ऐसे थे जो रिएक्शन में भाग नहीं ले रहे थे, उन्हें क्या था? उनके पास कितनी थी? 38 जूल थी। क्या थी उनके पास? 38 जूल एनर्जी थी। अब आपको पता है इस रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने के लिए 40 जूल होनी चाहिए, आपने टेम्परेचर बढ़ाया, अब उनकी 10 की भी कितनी हो गई? आपको पता है हीट बढ़ने से क्या होता है? हीट क्या है? हीट भी तो एक एनर्जी है ना। तो हीट से क्या हो गया? उनकी एनर्जी अब किस में चेंज हो गई? पता चला अब तो पहले से भी ज्यादा हो गई, 42 जूल हो गई। तो क्या ये 10 के 10 अब पार्टिसिपेट नहीं करेंगे अभिक्रिया में? करेंगे ना। तो पार्टिसिपेट जितने ज्यादा अणु करेंगे, रिएक्शन इतनी फास्ट होगी। समझ आ गया ना। तो टेम्परेचर बढ़ने से इस तरह से बढ़ जाती है, क्योंकि उनकी एनर्जी बढ़ जाती है। जो भाग नहीं ले रहे थे वो भी भाग लेने लगते हैं। जैसे 10 जने नहीं लड़ रहे, उनके पास एनर्जी नहीं है, उन्हें खिला के ना आपने एनर्जी दे दी उन्हें, अब वो भी लड़ेंगे। आप समझ आ गया? यहाँ पे देखो, ये समझ आ गया। अब मान लो ये क्या है? इसकी एनर्जी ही है, लेकिन इसके पास इतनी एनर्जी नहीं है, देहली ई नॉट के बराबर नहीं है, कम है। ये इससे क्या है? कम है। अगर आपको इस अणु से रिएक्शन करानी है तो इसकी एनर्जी किसके बराबर करनी पड़ेगी? ई नॉट के। तो इसे काय में कन्वर्ट करना पड़ेगा आपको? ई नॉट के बराबर करनी पड़ेगी, तब जाके रिएक्शन करेगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा? एनर्जी देनी पड़ेगी ना। तो जितनी एनर्जी आपने दोगे इसको, उसी बोलते हैं एक्टिवेशन, एक्टिवेटेड एनर्जी। बात समझ आ रही है? जैसे मान लो कोई अणु है, उसके पास कम है देहली ऊर्जा से एनर्जी, तो जितनी एनर्जी आप देंगे उसे देहली ऊर्जा के बराबर पहुंचाओगे, तो उसी को क्या बोलते हैं? एक्टिवेटिव है। अरे एक्टिव आ रहा है ना, एक्टिव आ रहा है ना। एक्टिव करने के लिए देखो, पहले एक्टिव था, ये नहीं था ना, इतनी एनर्जी आपने दे दी, ये अब ये एक्टिव हो गया ना, अब काम कर रहा है ना, इसीलिए कहते हैं एक्टिव एनर्जी। तो एक्टिव एनर्जी है मतलब सक्रियण ऊर्जा, सक्रियण ऊर्जा कहते हैं इसको, बोलते हैं सक्रियण ऊर्जा, सक्रियण ऊर्जा। सक्रिय ऊर्जा का मतलब होता है वह एनर्जी जो सक्रिय करने के लिए दी गई है। आपको समझ गए ना? पहले ये सक्रिय नहीं था, आपने जैसे ही इसे ऊर्जा दी इतनी, अब ये सब पार्टिसिपेट करने लगा, सक्रिय हो गया। आप समझ आ गया होगा शायद। अब चले, कहाँ पे थे हम? आप समझ में आ जाएगा ना अब? हाँ, क्या हुआ?
ये वाली बात समझ आ गई क्या? केवल उन अणुओं की टक्करों के कारण रासायनिक अभिक्रिया होती है जिनकी ऊर्जा सक्रियण ऊर्जा से अधिक होती है। आप तो पता है सक्रियण ऊर्जा से अधिक ही होगी इनके पास तो, क्योंकि सक्रियण ऊर्जा के बराबर तो दी जाती है, कम होती है तो पहले से भी तो होगी ना थोड़ी इनके पास। चलो बहुत बढ़िया। टक्कर के प्रभावी बनाने के लिए क्या होना चाहिए? अणुओं की ऊर्जा न्यूनतम ऊर्जा देनी ऊर्जा के बराबर होनी चाहिए। आपको पता है पार्टिसिपेट ही नहीं कर सकते जब तक देनी ऊर्जा के बराबर नहीं होगी ऊर्जा। अब ये पॉइंट सब समझ आ रहे होंगे। यहाँ पे क्या होगा? अणु द्वारा देनी ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए आवश्यक अतिरिक्त ऊर्जा को सक्रिय ऊर्जा कहते हैं। अभी मैंने बताया था उसके पास कम थी ना, वो कहाँ जाना चाह रहा था? देनी एनर्जी पे। तो आपने कुछ एनर्जी दी थी, उसी को क्या बोल रहे थे? अब आपके सब पॉइंट क्लियर हो गए, क्लियर हो गए, शायद समझ में आ गया होगा। कोशिश तो पूरी की है मैंने। इसके ग्राफ को देखो, इसके ग्राफ को ऐसे बना देते हैं। इसके ग्राफ को हम ग्राफ में इसलिए छोड़ रहा हूं क्योंकि आपके जो है ना यहाँ पे वो समझ नहीं आ रही आपको। अपकलन और समाकलन अपकलन समझ नहीं आ रही, ग्राफ बनाऊंगा तो वो आपके माथे से निकल जाएंगे, लेकिन मैं समझाऊंगा बाद में। यहाँ पे देखो, यहाँ पे मान लो ये क्या है हमारा? अभिकारक है। क्या है हमारा? अभिकारक। इसके लिए ऊर्जा इस अभिक्रिया को होने के लिए इतनी एनर्जी चाहिए, ई नॉट चाहिए ना, ई नॉट। अब पता चला इसके पास बस इतनी एनर्जी है। देखो कितनी एनर्जी है? ये 0 एनर्जी है। यहाँ पे मान लो 1 है, यहाँ पे ऐसे ना। तो इसके पास मान लो एग्जांपल के लिए बता रही हूँ कि इसके पास 4 है। क्या है इसके पास? 4 है, राइट। अब मान लो 4 एग्जांपल में कि इसे चाहिए थी कितनी? 10 चाहिए थी। इसके पास है कितनी? ये उत्पादक अभिकारक हैं जो रिएक्शन करके बनाएंगे, उनके अणु के पास इतनी है। अब इसे चाहिए कितनी? 10। तो आप कितनी दोगे इसे? 6 और देनी पड़ेगी, और जितनी 6 इसे देनी पड़ेगी, दी गई ऊर्जा क्या होती है? सक्रिय ऊर्जा। आपको पता है ये तो इसके पास थी और इतनी आपको करनी है, तो देनी पड़ेगी। जो दी गई एनर्जी होती है वो क्या होती है? सक्रिय ऊर्जा। तो इसका ग्राफ कुछ इस तरह से आता है। ये मान लिया ऊष्मा छेपी ऊष्मा शोषी होता है, वो अलग वे में जाता है, मैं उसको खुद बना देता हूँ ग्राफ। ये मान लिया कि हमारी क्या है? ऊष्मा छेपी है? एक होता है एंडोथर्मल और एक होता है एक्सोथर्मल, उस टाइप की रिएक्शन है। बस आपको ये समझना है। ये बाकी जो है इस तरह से ग्राफ आ गया, ग्राफ इस तरह से आ गया ना। अब ये देखो यहाँ से यहाँ तक की एनर्जी को क्या बोलोगे आप? यहाँ से यहाँ तक सक्रिय ऊर्जा ई है, ये ना। मैं इनको ग्राफ को इसलिए छोड़ रहा हूँ कि तुम्हें समझ आने में दिक्कत आ रही है। टक्कर सिद्धांत हो गया। आप देखो, एक ये सिंपल सी थ्योरी है, संक्रमण अवस्था सिद्धांत। इसे क्या करना है मैं सिंपल में बता देता हूँ बस क्या होता है। अब क्या होता है, जब कोई रिएक्शन होती है तो पहले जो अभिकारक होते हैं, रिएक्टेंट होते हैं, उनके बॉन्ड टूटते, फिर नए की बॉन्ड, बीच बॉन्ड बनते, फिर रिएक्शन होती है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो, उसी को बताया इसने कि जैसे मान लो यहाँ पे बता दो, जगह कम है, इंटरेस्ट नहीं आ रही है यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारा H2 प्लस I2 है, इसने मिलकर 2HI बनाया। तो पहले बताया आपको H2 कैसे होता है? 2H ऐसे जुड़े होंगे ना, 2I ऐसे जुड़े होंगे ना, फिर यहाँ से H और I ने मिलके HI बनाया होगा ना। तो इस तरह से प्रोसेस चलता है। जैसे मान लो यहाँ पे H है, क्या यहाँ पे H है, और इसकी रिएक्शन किससे करा रहे हैं? I से करा रहे हैं, इस तरह से। तो पहले इसका एक इंटरमीडिएट बनेगा। इंटरमीडिएट का मतलब एक मध्य उत्पाद बनेगा। जैसे मान लो आप चीनी बना रहे हो, गन्ने से चीनी बना रहे हो, तो पहले रस बनेगा, फिर रस से चीनी बनेगी। तो मध्य मिडिल जो होता है ना, इंटरमीडिएट कहते हैं, जो बीच में बनता है, मध्य उत्पाद मतलब मिडिल उत्पाद। तो यहाँ पे जो मध्य उत्पाद बनेगा, देखो क्या होगा, इसके बॉन्ड टूटेंगे। आपको पता है H S से अलग होगा और I से अलग होगा, और कौन जुड़ेगा? HI जुड़ेंगे। तो क्या होगा,
इसके बॉन्ड हल्के हल्के टूटते जाएंगे और इनके बीच बॉन्ड बनते जाएंगे। तो मान लिया कि आधे इनका हाफ बॉन्ड टूट गया, कितना हाफ टूट गया, हाफ टूट गया, तो सीधी सी बात है हाफ इनके बीच बन गया होगा। इनके बॉन्ड टूटते जाएंगे और जिसके बॉन्ड जिसे ये जुड़ना है जिसे उसके बॉन्ड बनते जाएंगे। फिर फाइनली क्या होगा, HI हमारा बन जाएगा। फिर फाइनली क्या होगा, HI हमारा बन जाएगा। तो यही इसने बताया है कि क्या होता है, इस तरह से मध्य यौगिक बनता है। समझ आ गया, सिंपल सी बात है, ज्यादा हार्ड है नहीं, बस ये मिडिल में बनेगा। अब अपना काम खत्म हो गया। संक्रमण सिद्धांत देखो यही बोलेगा, समझ तो आ गया। और जो मिडिल में बनता है ना इसे बोलते हैं, अब मैं बताता हूँ एक एक पॉइंट समझ के। यहाँ पे देखो क्या बोला है, ये सिद्धांत इस तथ्य पर आधारित है कि एक रासायनिक अभिक्रिया के दौरान बंधों का निर्माण व भंजन सतत रूप से होता है। भंजन का मतलब बॉन्ड टूटते हैं और निर्माण का मतलब फॉर्मेशन बनते हैं। तो अभी तो देखा था बॉन्ड टूट रहे थे फिर बॉन्ड बन रहे थे, और सतत का मीन्स होता है कंटिन्यू। ऐसा थोड़ी था एक बॉन्ड टूट गया 1 घंटे बाद दूसरा टूटा है, फिर 2 घंटे बाद बन गया बॉन्ड। सतत का मतलब कंटिन्यू चलता रहता है, वो टूटते रहते हैं वो बनते रहते हैं। तो ऐसे बोला है उसने कि बनता है, फॉर्मेशन होता है। यहाँ पे देखो क्या है, उसने बोला एक अभिक्रिया में होने के लिए आवश्यक है कि क्रिया कारकों को ऊर्जा इतनी पर्याप्त होनी चाहिए कि पास आकर सक्रिय संकरण बना सके। ये तो आपने पढ़ लिया ना, सक्रिय ऊर्जा में इतनी एनर्जी होनी चाहिए कि वो कॉम्प्लेक्स का मतलब समझ रहे हो, कॉम्प्लेक्स जो होता है वो ये होता है बीच वाला जो बन रहा है ना इसमें इंटरमीडिएट, जिसे बोलते हैं आप कॉम्प्लेक्स। क्या बोलते हैं आप इसको, कॉम्प्लेक्स। तो इसे बनाने के लिए, क्योंकि आप खुद सोचो भाई इसके पास इतनी एनर्जी नहीं है कि कॉम्प्लेक्स बनाए, तो फिर ये कैसे बन जाएगा, क्योंकि पहले तो कॉम्प्लेक्स ही बनाना पड़ेगा। मैंने बताया ना, गन्ने से आपको पहले अगर आप रस ही नहीं बना पाओगे तो फिर चीनी कैसे बनेगी। आप सही है, नहीं मुझे फील आना चाहिए कि तुम्हें समझ आ रही है, वरना मैं पढ़ा के निकल जाऊंगा तुम्हें समझ नहीं आएगा। तो क्या होगा, पर्याप्त होनी चाहिए कि पास आकर क्या बना सके, कॉम्प्लेक्स बना सके वो। और फिर क्या है, संकरी संकरण की ऊर्जा क्रियाकारकों उत्पादकों की ऊर्जा से अधिक होती है। उसने बोला इनकी ऊर्जा क्या होती है, अधिक होती है। नहीं समझ में आया होगा, नहीं समझ आया, नहीं आया। मैंने अभी बनाया था ग्राफ, कहाँ पे बनाया था मैंने अभी, ग्राफ यहाँ पे तो नहीं बनाया। अभी हमने ग्राफ क्या बनाया था, हमने ग्राफ बनाया था, देखो इस तरह से बनाया था, ऐसा बनाया था कुछ। ये क्या थे, अभिकारक, रिएक्टेंट, और ये क्या थे, उत्पाद, प्रोडक्ट थे ना। ये जो एनर्जी होती है यहाँ पे, ये एनर्जी है ना, ये होती है संक्रिय संकरण की एनर्जी। जो कॉम्प्लेक्स बनता है ना, इतनी एनर्जी होनी चाहिए तब कॉम्प्लेक्स बनाएगा वो। अब आपको पता है ये तो कॉम्प्लेक्स की एनर्जी है, और ये क्या है, अभिकारक की एनर्जी है, रिएक्टेंट की और ये प्रोडक्ट की। तो क्या साफ साफ दिख रही है, क्या इन दोनों से ज्यादा है ना ये। तो वो यही बोल रहा है कि जो कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स की एनर्जी किसके बराबर होती है, ये कॉम्प्लेक्स की एनर्जी। तो आपको साफ साफ दिख रहा है ना, कॉम्प्लेक्स की एनर्जी अभिकारक से भी ज्यादा और उत्पादक से भी ज्यादा है। तो इस एनर्जी पे आपने ये नहीं सोचा कि वो बोल क्यों रहा है कि देहली ऊर्जा के बराबर होना चाहिए, क्योंकि देहली ऊर्जा के बराबर होगी तभी कॉम्प्लेक्स बनेगा, और कॉम्प्लेक्स बनेगा तभी प्रोडक्ट बनेगा। आप क्लियर है, बहुत ही बढ़िया। देखो यहाँ पे देखो, अब उसने क्या बोला आगे बोला उसने क्रियाकारक के उत्पादक में परिवर्तन होने से पूर्व क्रियाकारक संक्रिय संकरण बनाते हैं, ये तो कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। आपको पता है इंटरमीडिएट बनाते हैं, ये तो पढ़ लिया आपने। और ऊर्जा अवरोध की ऊर्जा सक्रिय ऊर्जा के बराबर होती है। ऊर्जा अवरोध रोकने वाला, नहीं समझ आया। देखो ये यहाँ पे था बेचारा यहाँ पे था ना। अब ये रिएक्शन क्यों नहीं कर पा रहा था, क्योंकि इतनी ऊर्जा नहीं थी इसके पास। खुद सोचो कितनी ऊर्जा थी इसे, खुद ये बताओ कितनी ऊर्जा की दिक्कत आ रही कि यहाँ पे तक नहीं जा पा रहा। खुद सोचो, इतनी ऊर्जा की तो दिक्कत आ रही, यहाँ से लेके यहाँ तक की ऊर्जा की तो दिक्कत आ रही ना। अवरोध
सिंपल भाषा में समझो कि ये अभिक्रिया करना चाहता था, लेकिन इस पे इतनी ऊर्जा कम थी, ये ऊर्जा इसके अवरोध डाल रही थी, रुकावट पैदा कर रही थी, नहीं होने दे रही थी रिएक्शन। तो कितनी ऊर्जा, तो यही तो अवरोध पैदा कर रही थी, इतनी तो दी थी अपने। मान लो कोई रास्ते में रुकावट है और उसी रुकावट को आप हटा दो, काम चालू हो जाएगा ना। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ज्यादा अभिक्रिया क्यों नहीं कर पा रहा था, क्योंकि इतनी एनर्जी इसके पास कम थी, इतनी एनर्जी दे दी तो अवरोध, सक्रिय ऊर्जा अवरोध के बराबर ही है ना, इतनी एनर्जी दे देते हैं तो काम चालू हो जाता है उसका। चलो समझ में आ गया शायद, आप सब पॉइंट एक एक करके समझ में आ गए होंगे। देखो सब बताए मैंने और समझा के बताए, कोई दिक्कत यहाँ पे। अब हमारा काम फिनिश होता हुआ, टेम्परेचर पर डिपेंडेंस और देखनी है इसकी, टेम्परेचर पर डिपेंडेंस क्या होती है, बाकी तो सीख गए ना आप। टेम्परेचर पे किस तरह डिपेंड होता है आपको पता है, अभी मैंने बताया था टेम्परेचर बढ़ने से क्या होता है, बढ़ता है। रीजन भी मैंने बताया था, क्यों, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ने से क्या होता है, जिन अणुओं की ऊर्जा सक्रिय ऊर्जा के बराबर भी नहीं थी उनकी भी बराबर हो जाती है, वो भी रिएक्शन करने लगते हैं। तुम्हें पता है जितने ज्यादा रिएक्शन करने वाले होंगे रिएक्शन इतनी फास्ट होगी। इसका इक्वेशन ये होता है, K इज इक्वल टू A e की पावर RD से निकालते हैं इसका इक्वेशन, ठीक है। ये है हमारे इनका रिलेशन, ये इस रिलेशन से हम इसको डिफाइन करते हैं। आज क्या है, आज क्लास का टाइम हो गया, वरना हम इसको क्या करते, इसको डिफाइन करके बताते कि डिफाइन कैसे होता है, लॉग लेते दोनों साइड में, फिर उसके बाद करते। तो क्या है, इंटीग्रेशन का थोड़ा टॉपिक छोड़ दिया हमने, तुम्हारे समझ नहीं आ रहा था, और ये तो इंटीग्रेशन क्या है, किसी भी दिन हम इसको कर लेंगे। बाकी आपके एक मिनट और रुको, इतनी जल्दी भागते हो तुम, है इतनी जल्दी भागते हो ना, ये जैसे पता नहीं कहाँ जाना है। यहाँ देखो, एक बचा है हमारा उत्प्रेरक। उत्प्रेरक क्या होता है, देखो उत्प्रेरक आपको पता है, मैंने पहले ही बता दिया था, उत्प्रेरक जो होता है वो रसायन रेट ऑफ रिएक्शन को क्या कर देता है, बढ़ा देता है। रीजन तो सुन लो, आपको पता है रीजन उसका ये होता है कि हमारे जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, अणु होते हैं, उसे क्या होता है, उनकी ऊर्जा किसके बराबर होनी चाहिए, दहली ऊर्जा के बराबर होनी चाहिए, दहली ऊर्जा के बराबर होनी चाहिए ना। दहली ऊर्जा के बराबर अगर उनपे कम होती है, अगर उनपे क्या होती है, ऊर्जा कम होती है, तो कितनी ऊर्जा देनी पड़ती है उन्हें, E के बराबर देनी पड़ती है, E के बराबर देनी पड़ती है। E अगर कम होगी तो ये दे दोगे आप, वो रिएक्शन करने लगेंगे। मान लो कि यहाँ पे क्या है 28 है, E का मान कितना है 28। अब क्या है, उत्प्रेरक आएगा और बोलेगा नहीं ये ज्यादा है, जैसे मान लो बोलते हैं ना ये ज्यादा है भाई, इसे कम करो, तो पता चला इसने कर दिया कितना, इसने बोला कि भाई इसको तो ना बस तुम 7 ही रहने दो। बहुत, हाँ बहुत फास्ट कर देता है उत्प्रेरक, इसमें बहुत कम करता है, मैं तो यहाँ पे और भी कम करके बता रही हूँ, और भी कम करता है ये। तो क्या होता है, आपको अब क्लियर हो गया होगा, सीधी सी बात है, अभिक्रिया रोकता कौन है, E रोकता है ना। अगर E का मान ही कम हो जाए, एक बात बताओ, जो चीज आपको रोक रही है वो रास्ते से हट जाए या कम हो जाए तो आप फास्ट हो जाओगे। अवरोध पढ़ लिया ना आपने, अभिक्रिया करने से रोकता कौन है, E, और E का मान ही क्या हो गया, कम हो गया। इसका मतलब ये है बस अब 7 जूल आप दो एनर्जी और चालू।